प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो है ओके, तो हम लोग ने देखे कि तरह तरह की 2-3 तरह की ये है मॉडलिंग करने की स्टडी है कि कैसे हम करते हैं ना करते हैं। पर पिछले दिन हम जो देखे कि वहाँ पे प्रोटीन मॉडलिंग पे एग्जैक्टली 3D स्ट्रक्चर हम लोग नहीं देख पाए, राइट। हम लोग बस क्या देखे, ओनली द 2D स्ट्रक्चर। तो जो 2D स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल का कैसा होता है वो देखे। पर 3D स्ट्रक्चर अगर नहीं मिला तो पूरा तो स्ट्रक्चर हम बना नहीं पाएंगे, राइट। लिगैंड बाइंडिंग साइट ये सब भी देख नहीं पाएंगे, तो वो सब हमें देखना होगा, राइट। तो उसके लिए जो है सर्वर, तो अच्छा तुम्हें यूनिप्रोट तो तुम्हें पता है ना? यस सर, यूनिप्रोट पता है, ठीक है। तो आज जो देखेंगे वो है 3D स्ट्रक्चर प्रिपरेशन। तो देखो ये जो है, यस सर, तो दिस इज एक्चुअली द वेब सर्वर where you can actually find out the 3D structure or at least the tertiary structure of a particular protein. The 3D structure is the tertiary structure, right? The secondary structure is those structures that we have seen the previous day. तो आज हम देखेंगे tertiary structure कैसे होता है। तो रॉबर्ट जो एक सर्वर है, ये सर्वर बहुत बढ़िया सर्वर है और ये तो तुम्हारा कैमियो से रेगुलरली इवैल्यूएट किया जाता है। व्हाट इज कैमियो? कैमो इज एक्चुअली तुम्हारा एक जो सिस्टम है, मतलब एक बॉडी है, जो बॉडी तुम्हारा ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर कर रहे हो, देख रहे हो, इस हमेशा पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर ठीक से होता है नहीं। तुम्हारा एल्गोरिथम जो है, इफ यू आर यूजिंग अपडेटेड एल्गोरिथम और नॉट, ये सब वो लोग मेंटेन करते हैं, ओके। तो पहला क्या करना होगा, पहले यहाँ पे तो रॉबिटा पे घुसो, तो पहले तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या नया है, अपडेट क्या क्या हुआ, रिसेंट जो बग फिक्सेस कहाँ किया, कब किया, देख सकते हो लास्ट अगस्त 2021 में। एक मिनट, ये लोग ने स्ट्रक्चर पूरा अपडेट कर लिया, पूरा स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे काम बहुत इजी है, बस करना क्या है, यहाँ पे आना है, पहले क्लिक करना है यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, और ऑब्वियसली यहाँ पे रजिस्टर कर लो। यहाँ पे देखो एक लॉगिन ऑप्शन है, रजिस्टर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट डू लॉगिन एंड रजिस्टर कर लो, रजिस्टर योरसेल्फ अप। तो रजिस्टर करने से ही तुम्हें मतलब तो नाम ईमेल एड्रेस ये सब देने से ही हो जाता है। इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर दैट एनीवन कैन यूज। यस सर। तो लेट मी लॉगिन, ओके। हाँ, ओके। तो पहला जो यहाँ पे करना होगा, पहले तुम्हें टारगेट का नेम देना होगा, कोई भी प्रोटीन, सपोज मैं प्रोटीन दे रहा हूँ तो कोई भी प्रोटीन, तो उस प्रोटीन का नाम देना होगा, राइट। तो प्रोटीन का नाम देने के बाद यहाँ पे तुम्हें प्रोटीन सीक्वेंस देना होगा। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क ले जाने से तुम्हें दिखाएगा कि कौन सा क्या क्या दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे मतलब तुम प्रोटीन तो कुछ भी देख सकते हो, पर द लेंथ शुड बी मोर देन 27 बट लेस देन 1200 अमाइनो एसिड, ओके। और यहाँ पे सिंगल अमाइनो एसिड कोड देना पड़ता है, फास्टा फॉर्मेट नहीं। पर अगर तुम CM मेथड मतलब कॉम्पिटिटिव मॉडलिंग और डोमेन प्रेडिक्शन करोगे तो देन यू कैन यूज अप टू 2000 मॉलिक्यूल वेट अमाइनो एसिड अप टू 2000, और रोजेटा फोल्ड के लिए यू कैन यूज अप टू 1200। पर ये सब क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे तो तुम्हें तो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर देना होगा, क्योंकि यूनिप्रोट से तुम्हें सीक्वेंस मिल जाएगी, राइट। या फिर NCBI कहीं से भी, सपोज कोई भी प्रोटीन, मैं जस्ट एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। तो दिस प्रोटीन स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, मैं फिर भी यही देता हूँ जस्ट डेमो के लिए। इतना सा है, दे दिया। अब ये सबको हटाना होगा। ये फास्टा फॉर्मेट नहीं होता है ना? फास्टा नहीं, 1 लेटर कोड, सिंगल लेटर कोड। यहाँ पे देखो क्लिक करो तो दिखा रहा है ना, सिंगल लेटर कोड दैट यूजिंग सिंगल लेटर अमाइनो एसिड कोड। तो यहाँ पे फास्टा फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं है, सिंगल लेटर कोड देने से ही हो जाता है काम, ठीक है। और या फिर तुम फास्टा फॉर्मेट भी डाल सकते हो। यहाँ पे जाओ तो फास्टा के डाउनलोड कर लिए, तो यहाँ पे देखो अपलोड फास्टा फॉर्मेट है,
वहां से भी तुम फास्टा फॉर्मेट अपलोड कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। यस बट सर। द मेन थिंग इज दैट तुम्हें प्रोटीन सीक्वेंस यहाँ डालनी होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एंड नाउ द मेन फोल्ड कि ये जो है तुम किस तरह से प्रेडिक्ट करोगे। अब सर तो ये मैं तुम्हें कहा था कि हाँ बताओ। ये टारगेट नेम, ये टारगेट कहाँ से आया सर? टारगेट कहाँ से आया मतलब? डेमो प्रोटीन, ये मैंने नाम दिया है। अच्छा। तुम जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखोगे उसका नाम देना पड़ता है ना एक, नहीं तो क्या पता कॉन्सेप्ट करोगे, कुछ भी नाम दे दो। कोई भी प्रोटीन का जो तुम जिस प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर का डेमो दे देना। मैं जस्ट तुम्हें दिखा रहा हूँ डेमो, इसलिए डेमो प्रोटीन का नाम दिया। ओके अच्छा अच्छा, यस सर यस सर। अच्छा, अब पहले मेरे स्क्रीन पे देखना, ठीक है, या फिर अपने स्क्रीन पे देखो, कोई बात नहीं। तो पहले यहाँ पे जो है एबी है, तो व्हाट इज एबी? एबी मींस एब इनिशियो मॉडलिंग, ठीक है, एब इनिशियो मॉडलिंग। एब इनिशियो मॉडलिंग मतलब कि अगर तुम्हारा प्रोटीन के साथ कोई भी होमोलॉजी कहीं भी नहीं है, इफ योर प्रोटीन इज अ सोल प्रोटीन एंड इट्स अ यूनिक प्रोटीन, ये प्रोटीन सपोज एक ऐसा बैक्टीरिया से मिला कि उसका कोई होमोलॉग पार्टनर नहीं है, वेरी न्यू प्रोटीन, तो तुम होमोलॉजी मॉडलिंग तो कर नहीं पाओगे, राइट? तो तुम्हें क्या करना होगा? एब इनिशियो फोल्डिंग करना होगा। दैट मींस यूजिंग ओनली द सीक्वेंस एंड टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन। ओके, so if you want to solve the structure using ab initio model, then you have to click the ab initio part. Okay, यहाँ पे क्लिक कर देने से ही हो जाता है। तो नेक्स्ट कम्स इज द सीएम। सीएम इज द कंपैरेटिव मॉडलिंग, मतलब तुम्हारा कोई भी प्रोटीन हो और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे डाल देना तो तुम्हें थोड़ा दिखा देगा कि क्या चीज है क्या ना है, ठीक है। कंपैरेटिव मॉडलिंग इज द होमोलॉजी मॉडलिंग, मतलब तुम यहाँ पे जो प्रोटीन डालोगे तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन को पीडीबी फाइल पे जाके, आरसीएसबी पीडीबी में दिखाया था ना पिछले दिन, पीडीबी, तो आरसीएसबी पीडीबी में जाके वो उसका काउंटर, उसको होमोलॉग ढूंढेंगे, वो सीक्वेंस अलाइनमेंट के करेंगे और सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हुए वो होमोलॉग पार्टनर ढूंढेंगे कि कहां से होमोलॉग्स मिलते हैं। और जैसे ही होमोलॉग मिल जाएंगे, जितना भी, अगर एक प्रोटीन के साथ सपोज 60% होमोलॉजी आया, दूसरे प्रोटीन के साथ 30% होमोलॉजी आया, तीसरे प्रोटीन के साथ 40% होमोलॉजी आया, तो जितने भी प्रोटीन के साथ जो भी होमोलॉजी आएंगे वो सब होमोलॉजी को लेंगे और उसके हिसाब से वो तुम्हारा स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। So that is the comparative modeling and this is usually the most correct modeling type, क्योंकि सीएम मेथड में सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि होमोलॉग्स जो होते हैं उससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो होती है बहुत बढ़िया बनती है, ठीक है। क्योंकि बढ़िया क्यों बनती है? बिकॉज दोज आर ऑलरेडी सॉल्व स्ट्रक्चर, राइट। दोज आर ऑलरेडी सॉल्व स्ट्रक्चर, और ऑलरेडी सॉल्व स्ट्रक्चर मतलब वैसा स्ट्रक्चर हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस कर चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस स्ट्रक्चर से अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दैट विल बी अ मच मोर बेटर स्ट्रक्चर। क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद एक है टीआर। ओके, व्हाट इज टीआर? The TR Rosetta, the translation Rosetta. This is the deep learning based modeling method. Deep learning based modeling method means, इसका मतलब वो तुम जो भी, मतलब आज तक जितने भी लोग यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बहुत कोई करता है यहाँ पे, राइट? बहुत कोई, मतलब यार साल में दिन में ही सपोज एक ही दिन में तुम्हारा 600 800 या फिर 1000 लोग तो प्रोटीन प्रेडिक्ट करते हैं यहाँ से। तो जितने भी लोग करते हैं उन सब का जो तुम्हारा प्रेडिक्ट करने के बाद किस सीक्वेंस में किस स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो ये याद करके रखता है। डीप लर्निंग मेथड वो ये याद करके रखता है, और वो अगर तुम सपोज यहाँ पे सपोज ये वाला चीज कहीं भी नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, देखेगा कि पिछले दिन सपोज किसी ने भी ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसा सीक्वेंस डाला था, तो इस डोमेन का स्ट्रक्चर वो लोग ने अल्फा हेलिक्स दिया था, तो वो याद करके रख देता है इस डोमेन का अल्फा हेलिक्स था, ठीक है। तो जब फिर से तुम ये डालोगे, अगर ये स्ट्रक्चर का अगर ये ऐसा इस सीक्वेंस का स्ट्रक्चर कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, वहीं पे उसको इट इज गोइंग टू प्रोवाइड एन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर टू दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। But obviously TR method is outperformed by this Rosetta fold. Rosetta fold is the most recent updated method by this provided by this server. Okay, it has been developed by this Rosetta, and Rosetta fold क्या करते हैं, ये भी deep learning method ही है, but that is much more higher. It uses its own intelligence coupled with the algorithm and other
एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स एंड ऑब्वियसली द होमोलॉजी मेथड, उस तरह का वो मेथड यूज करके ये लोग स्ट्रक्चर तुम्हें देंगे। अब एक बात तो यहाँ पे है, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं क्या हर स्ट्रक्चर में सेम आएगा? नहीं आएगा। अब हो भी सकता है आएगा। तुम एक प्रोटीन को अगर एब इनिशियो से प्रेडिक्ट करो, फिर उसी को सीएम से प्रेडिक्ट करो, तो इसका थोड़ा इसका और इसका स्ट्रक्चर मेथड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो डेवलप करके ना, ऑब्वियसली द सीएम मेथड इज मच बेटर। और अगर किसी पार्ट का होमोलॉजी नहीं मिलता है तभी हम लोग एब इनिशियो पे जाते हैं, तो ऑलवेज रोजेटा फोल्ड एंड सेम मेथड आर मच मोर बेटर मेथड। ओके, बट हाँ कभी कभी होता है कि तुम दोनों से प्रेडिक्ट करो तो तुम्हें दिखेगा कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, और कभी कभी सिमिलर भी दिखा देता है कि वो डिपेंड करता है तुम कौन से प्रोटीन का डाल रहे हो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर सीक्वेंस क्या है, इस सब के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे और भी 2-3 चीजें हैं। एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम चीजें है सीएम मेथड तुम डालोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन देगा कि यू कैन यूज योर ओन पीडीबी टेम्पलेट। सपोज यू आर प्रेडिक्टिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोकाइनेज, ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज का दूसरे स्पीसीज का, सपोज दिस इज अ हेक्सोकाइनेज ऑफ अ आर्किया। आर्किया में होता नहीं है, बट सपोज हाँ होता है आर्किया में, उसका है। पर ऑलरेडी तो हेक्सोकाइनेज डिफरेंट स्पीसीज का स्ट्रक्चर सॉल्व्ड है, राइट? तो यू कैन यूज दोज टेम्पलेट। यहाँ पे तुम बस पीडीबी एंटर, पीडीबी आईडी एंटर कर देना होगा। इफ यू डोंट बिलीव द सर्वर, ऐसे तो ऑटोमेटिकली द सर्वर सर्चेस फॉर द बेस्ट टेम्पलेट, अलाइंस द टेम्पलेट एंड अपलोड्स द मॉलिक्यूल। बट अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हारा इस प्रोटीन का होमोलॉग्स क्या क्या है, कौन सा है, क्योंकि जिस लैब में काम करते हो ही सकता है उस लैब में उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर हुआ है नहीं है, आइडिया रहता है। अगर तुम्हारे पास वैसा है तो देन यू कैन अपलोड योर ओन टेम्पलेट। तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो यूज 1XAV एज अ मॉडल, यहाँ पे एज अ पीडीबी आईडी। ओके, और पीडीबी आईडी का कुछ चेन भी रहते हैं, तो चेन भी डाल सकते। यहाँ पे देखो दिखा रहा है कुड नॉट फेच 1XAV। सपोज ए नहीं होगा क्योंकि 1XAV इज एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, बट आई एम प्रेडिक्टिंग अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। You can upload your own, or what you can do, you can simply go and let the server perform on its own. पर यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक है कांस्टेंट पैनल, एक है फ्रैगमेंट्स पैनल। व्हाट इज फ्रैगमेंट पैनल? पहले कांस्टेंट पैनल दिखाते हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट पैनल क्या है, कभी कभार क्या होता है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, तुम्हारा कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट रन करते हैं। जैसे मेरा प्रोटीन है तो मैं सपोज मैंने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लिया, तो सपोज तो तुम एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें पता चला कि 2-3 फोल्ड है, 2-3 जगह का अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, सपोज इस फोल्ड का तुम्हें स्ट्रक्चर पता चल गया, ठीक है, देन यू कैन अपलोड द कॉन्स्ट्रेन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली मुझे जो डेटा मिलेगा दैट इज द एक्यूरेट डेटा। तो उस कांस्टेंट को मैं अगर यहाँ पे डालूंगा, देन एक्चुअली आई एम हेल्पिंग द प्रोटीन, मैं प्रोटीन को बता रहा हूं तो एक मतलब सपोज एक जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैंने एक्सपेरिमेंटली देख लिया कि ये पार्ट का अल्फा हेलिक्स तो है ही, so then I am not going to wait for the server to predict alpha helix. I am going to order the server to make this sequence fold as alpha helix. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट डाल सकता हूँ, जैसे कि देखो एटम लिखा हुआ है, एटम पेयर C alpha is pairing with the 1 C alpha, 1 मतलब फर्स्ट अमाइनो एसिड का C alpha is pairing with 10th अमाइनो एसिड का C alpha, बॉन्डेड इंटरैक्शन, और जो भी है तुम्हारा एनएमआर का जो कांस्टेंट है वो पे यहाँ पे डाल सकते हो, और या फिर तुम फ्रैगमेंट पैनल डाल सकते हो। व्हाट इज फ्रैगमेंट पैनल? फ्रैगमेंट पैनल मतलब पिछले दिन याद है मैंने तुम्हें दिखाया था कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सीक्वेंस सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कौन सा सर्वर था वो? सेकेंडरी स्ट्रक्चर चाओ एंड फास्टमैन, याद नहीं है? यूसीएससी। हाँ यूसीएस नहीं, चाओ एंड फास्टमैन क्या था ना? अरे चाओ एंड फास्टमैन में हम लोग ने दिखाया ना, यस यहाँ पे यहाँ से जो स्ट्रक्चर आता है, तो यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया प्रोटीन का, सपोज
फास्टा नाम होता है। तो यहाँ पे देने से देखो, अरे यार क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दिखा रहा है ना कि कौन सा प्रोटीन क्या 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 स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अल्फा है बीटा शीट, राइट, दिस इज रैंडम कॉइल। तो अगर तुम्हें इससे और एक मैंने सर्वर दिखाया था, दोनों जगह से तुम्हें पता है कि इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, देन यू कैन ऑर्डर एंड राइट ओवर हियर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1MC मतलब फर्स्ट अमाइनो एसिड 1, उसके बाद स्पेस देना होगा, M मतलब द अमाइनो एसिड, ओके, अमाइनो एसिड का नाम, उसके बाद C मतलब है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, मतलब 1, सपोज यहाँ पे मैंने क्या दिया, M दिया, तो मिथियोनिन ही होता है हमेशा फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और कॉइल्ड स्ट्रक्चर का सीक्वेंस फॉर्मेट ऐसा है, ये XYZ कोऑर्डिनेट है, ओके। तो कॉइल्ड के लिए X हमेशा 1, X पे 1 होगा, YZ पे 0 होता है, और फिर हेलिक्स हुआ, मतलब सपोज सेकंड वन इज हेलिक्स, तो सेकंड पार्ट अगर हेलिक्स है तो उसके लिए तुम हेलिक्स डाल दो, और हेलिक्स का है कि तुम्हारा सेकंड वाला 1 होगा, Y 1 होगा, और Z होगा 0, ओके। और बीटा शीट के लिए X एंड Y 0, इसका 1 होता है। तो ये डालने से क्या होता है, ये डालने से अगर तुम्हें ऑलरेडी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पता है, बिकॉज मैं चाउ एंड फैसमैन से या फिर मैं जो तुम्हें और एक दिखाया था प्रेडिक्शन, वहां से तुम ऑलरेडी अगर ये दोनों सर्वर्स यूज करके तो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर निकाल के देख लिए कि कौन सा एलिमेंट कॉमन दिखा रहा है, कौन सा अमाइनो एसिड कॉमन दिखा रहा है। तो जो कॉमन दिखा रहा है, देन इट्स हाईली प्रेडिक्टेबल कि वो पार्ट तो हेलिक्स होगा ही, एंड इफ यू आर हाईली श्योर दैट दैट पर्टिकुलर पार्ट इज हेलिक्स, देन ऑब्वियसली यहाँ पे लिख देना होगा कि वो पार्ट हेलिक्स होगा, वो पार्ट बीटा शीट होगा। तो जब ये प्रोटीन प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर करेंगे तो ही इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू यूज दोज रेस्ट्रेंट, वो उस डोमेन को अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ही देगा। क्लियर, वेरी गुड। और इसके बाद अगर हो जाए, देखो यहाँ पे हेलिक्स के लिए है 0 1 0, और E फॉर बीटा शीट 0 0 1, ठीक है। और अगर हो जाए उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे 3+2 जो सॉल्व करना होगा, और यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये अपलोड हो जाएगा, एंड देन इट इज गोइंग टू सेंड यू अ मेल। कभी कभी टाइम लगता है 1 दिन, कभी कभी लगता है 2 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन सीक्वेंस लेंथ। प्रोटीन सीक्वेंस बहुत बड़ा हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो तुम्हें दिखा देगा, ठीक है। तो लेट मी, और उसके बाद तुम्हें एक रिजल्ट पेज देगा, ये रिजल्ट पेज दिखा नहीं रहा है अभी, तो दिखा देता। तुम्हारा खोल रहा है एग्जांपल रिजल्ट? सर मैं देख रहा था। ओ अच्छा, तुम देख रहे थे, तुमने अपलोड नहीं किया ना, ठीक है। रुको मैं एक बार यहीं पे चेक कर लेता हूँ गूगल क्रोम पे, होता है तो मैं तुम्हें एग्जांपल रिजल्ट से भी दिखाता हूँ। तो ये तुम्हें क्या दिखाएगा, ये तुम्हें एक ऑप्शन देगा, और ऑप्शन पे दिखाएगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओके। क्योंकि ये तो मॉडल है ना, तो ये ऑलरेडी क्या करेगा, तुम्हें एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि 4 स्ट्रक्चर देंगे कि दिस आर द 4 प्रोबेबल स्ट्रक्चर। नाउ यू हैव टू यूज योर ओन मेथड, एंड यस, हाँ ये चल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है इसका, आज कुछ प्रॉब्लम है। तो ये अपना मॉडल दिखा के ये कहेगा कि ये तुम्हारा 4 स्ट्रक्चर है, तो यूज योर ओन एनालिसिस टू प्रेडिक्ट व्हिच इज द बेटर स्ट्रक्चर फॉर यू, ओके। यस। अब बात है कि स्ट्रक्चर तो हमें मिल गई, सोचो कि स्ट्रक्चर हमें मिल गई 1-2, पर हम देखेंगे कैसे, कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, वो हम कैसे देखेंगे, ठीक है या नहीं, ये हमें देखना होगा, राइट। तो कैसे देखेंगे, तो उसे देखने के लिए एक सर्वर है, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट वेट कर लो। क्या नाम है इसका, तो अब ये मुझे 4 स्ट्रक्चर दिखाएगा, पर एक बात है कि अगर मैं एक मॉडल सॉल्व करूं तो
अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने देखा कि तुम्हें 4 स्ट्रक्चर ये अपलोड करेगा, देन एक्चुअली आई हैव टू सॉल्व एंड मुझे पता करना होगा ना कि कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है, कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करें, उसे चेक करने के लिए दिस इज द अनदर सॉफ्टवेयर, ओके, स्मॉल प्रोबेबिलिटी बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल। दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और टूल एक्चुअली अलाउज और एनालाइजेस द स्ट्रक्चर और तुम्हें बताते हैं कि स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। तो क्या करना पड़ता है, first you have to simply upload a protein structure. So let me upload a particular protein structure. Suppose चलो ये वाला protein, ये मैं अपलोड कर लिया, ओके। यहाँ पे ऐसा एक पीडीबी कोऑर्डिनेट रख लो, उसके बाद बस अपलोड कर दो, क्लिक ऑन अपलोड। इट्स गोइंग टू स्टार्ट एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर। क्या क्या कर रहा है, तो फर्स्ट इज गोइंग टू कन्वर्ट, देखो ये जो है वो 5 हो गया। तो क्या किया, ये पहले प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस करके दिखाएगा। यहाँ पे एक चेन है, टोटल 195 रेसिड्यू है, प्रोटीन का मेन चेन साइड चेन प्रेजेंट है, एक्सप्लिसिट हाइड्रोजन कुछ भी एडेड नहीं है, एंड दिस इज द पीडीबी फॉर्मेट, ओके वेरी गुड। तो लेट्स क्लिक कंटिन्यू। तो अब ये दिखाएगा, अब तुम्हें करना होगा कि तुम्हें इसका अब जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बना है, तो इफ इट्स अ वेरी गुड मॉडल तो उसका हर जियोमेट्री एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन, राइट। और अगर नहीं है तो ठीक नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज एंड क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एनालाइज जियोमेट्री विदाउट ऑल एटम कांटेक्ट, ओके। और अगर हाइड्रोजन ऐड नहीं है देन ऑब्वियसली हमें हाइड्रोजन ऐड करनी होगी, ठीक है। ठीक है, सिंपली क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर ऐड हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लिक नहीं भी करो तो भी चलता है, तो मैं दूसरी जगह पे दिखाऊंगा कैसे हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ओके। सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट एडिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड करके हाइड्रोजन ऐड करके तुम्हें देगा, बट आई डोंट यूज दिस साइट फॉर हाइड्रोजन एडिंग, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग यू, आई एम शोइंग यू, बट आई डोंट एक्चुअली यूज। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड हो गया। क्या क्या किया, यहाँ पे एस्पराजिन का 330 पोर्ट पे बीटा चेन बी चेन पे हाइड्रोजन दे दिया, उसका फ्लिप ओरिजिन ये है, क्लियर एविडेंस ऑफ फ्लिपिंग एंड ऑल, ओके। देन रीजनरेट हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये पूरा हो गया। देन अब क्या करना होगा, नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एनालाइज द ऑल एटम कॉन्टैक्ट एंड जियोमेट्री। अब मुझे स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना होगा। क्या क्या एनालिसिस करेंगे, तो पहले देखो, हम पहले देखेंगे कि वहां पे कोई क्लैश है या नहीं। क्लैश मतलब सपोज 2 एटम्स को रख दिया है, इसने मॉडल कर दिया है। पहले मैं काम करता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा ये वाला दिखा दूं तो समझ आ। पाइमॉल है तुम्हारे पास? हाँ सर, पाइमॉल है। सो ओके, तो वेरी गुड। तो मैं अब तुम्हें थोड़ा पाइमॉल यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है? यस सर। तो उसके बाद में फिर से वहां पे पहुंचता हूँ। तो अभी पहले मेरा एक काम करो, पाइमॉल खोल लो और कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लो। ओके सर, 1 मिनट। सिंपली क्लिक ऑन आरसीएसबी पीडीबी। आरसीएसबी पीडीबी में जाके कोई भी प्रोटीन डाउनलोड कर लो। 1 मिनट सर, पाइमॉल। हाँ ठीक है, आरसीएसबी पीडीबी में जाओ और यहाँ जाके कोई भी प्रोटीन का फाइल डाउनलोड कर लो और उसे पाइमॉल पे खोलो। जैसे सिंपली क्लिक ऑन एनीथिंग, बीजीएफ लिख दो, आ जाएगा और उसका स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लो। कोई भी स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लो, जैसे कि यार ये तो हाँ देखो ये ब्राउज़र, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड फाइल और यहाँ से पीडीबी फॉर्मेट डाउनलोड कर लो। सर यूसीएस से कि हाँ कहाँ से डाउनलोड करें? वो तो पीडीबी, आरसीएसबी पीडीबी से। हाँ डाउनलोड करके बताओ। पीडीबी आरसीएसबी पीडीबी, वहां पे जाके लिखो 1WQ8। 1WQ8 ऊपर में। हाँ सर्च पे 1WQ8 और जो आया वो कर लो। 1WQ8 1WQ8 क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वेमिन। हाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वेमिन AVEGFF। हाँ कोई भी डाउनलोड कर लो। कैसे डाउनलोड होगा सर ये? देखो यहाँ पे डाउनलोड फाइल है, मैंने दिखाया। हाँ है, यहाँ पे देखो डाउनलोड करने के पीडीबी फॉर्मेट पे क्लिक करो। पीडीबी फॉर्मेट, हाँ यस सर, हो गया।
हो गया सर। हो गया? तो अब उसे पाइमॉप पे खोलो, वो कैसे खुलेगा? उस पर डायरेक्ट क्लिक जस्ट करके डबल खोल क्लिक दें? करो। हाँ, अच्छा, खुल गया। देख रहे हैं। ना ये तो तो पहले पाइमॉल खोल लो, पाइमोल खोल लिया सर। अब फाइल पे जाओ, पाइमोल फाइल पे गए। ओपन करो, ओपन पे क्लिक करो और तुम्हारा जो फाइल डाउनलोड किया उसे सिलेक्ट कर लो। अच्छा, पेन डेस्कटॉप, हो गया? ये सर हो रहा है। हो गया। ओपन, ये सर किया हाँ, किया, हो गया सर। हो गया। हाँ, ओके, तो अब देखो खोलने के बाद अब पहले मेरे स्क्रीन पे देखो, ठीक है? ये सर। बस लुक एट माय स्क्रीन, देखो। तो दिस इज द पाइमॉल। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रोटीन को, कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर हो या फिर कोई भी 3D स्ट्रक्चर हो, पीडीबी स्ट्रक्चर, 3D प्रोटीन हो या न्यूक्लिक एसिड, कुछ भी हो, तो हम लोग यहाँ पे इसे देख सकते हैं। वी कैन विजुअलाइज इट। ओके, इट्स अ विजुअलाइजिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू? फर्स्ट सी, यस सर। यहाँ पे ऑब्वियसली ऑलवेज यूज अ माउस विथ पाइमॉल, ओके? क्योंकि इट्स नॉट दैट यू कैन यूज इट ऑन लैपटॉप आल्सो, बट यूजिंग अ माउस इज बेटर। तो क्या होगा देखो, पहले लेफ्ट क्लिक करो माउस पे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद माउस को अगर अप डाउन करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। सॉरी, राइट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक, राइट क्लिक करके जूम इन जूम आउट करो तो क्या होगा? माउस को आगे नीचे करो तो ऊपर नीचे करो तो जूम इन जूम आउट होगा, राइट? ओके। लेफ्ट क्लिक करके अगर माउस को रोटेट करोगे तो तुम क्या होगा? तुम देखो इस स्ट्रक्चर को रोटेट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द पर्टिकुलर व्यूइंग एंगल दैट यू वांट। ओके, यस सर। वेरी गुड। एंड यूजिंग द सेंटर, माउस का अगर जो बीच में जो व्हील रहता है उसे पकड़ के अगर तुम देखो, उसे करने के से तुम क्या प्रोटीन को ट्रांसलेट कर सकते हो। यू कैन मूव द एंटायर प्रोटीन। देखो ऐसे मैं घुमा रहा हूं। क्लियर? वेरी गुड। तो अब देखो, अब क्या करना होगा? अब हम स्ट्रक्चर को थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो पहली बात है जो देखो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये जो लंबी लंबी चौड़ी चीज है, ये है बीटा शीट रीजन्स। ओके, यस सर। these are the beta sheets and whereas these are the alpha helical structure। यहाँ पे जो गोल गोल है ये alpha helical structure and these are the random loops। ये जो है ये लूप रीजन है, ठीक है? इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। इस स्ट्रक्चर के लिए ऐसा है, दूसरे स्ट्रक्चर के लिए दूसरा बनेगा। these are the loops रीजन। ओके, बेसिकली। अब देखो राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे एकदम पहले नीचे जाओ, एकदम नीचे यहाँ पे देखो एक एस करके ऑप्शन है। लुक एट माई स्क्रीन फर्स्ट। ओके, मेरे स्क्रीन पे देखो पहले, राइट हैंड नीचे, मेरा माउस देखो, राइट हैंड नीचे यहाँ पे एक एस ऑप्शन है, एस। हाँ है सर। इसे क्लिक करेंगे तो देखो प्रोटीन का सीक्वेंस ऊपर खुल जाएगा। अच्छा, प्रोटीन का सीक्वेंस खुल जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? अब देखो सीक्वेंस को मैं जहां जहां सिलेक्ट करूं, देखो मैं इतना सिलेक्ट कर लिया तो देखो यहाँ पे भी मेन स्क्रीन पे भी ये हाईलाइट हो गया। अगर मैं कुछ 3-4 सपोज एक अमाइनो एसिड को सिलेक्ट किया, 2-3 अमाइनो एसिड को सिलेक्ट किया तो वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे, यहाँ से देखो, अगर मैं मेन स्क्रीन पे भी अगर कोई अमाइनो एसिड पे क्लिक करूंगा, सपोज ये वाला अमाइनो, मुझे ये वाला चीज देखना है कि ये वाला बीटा शीट किससे बना है। देखो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो MQ, मतलब मेरा वहां पे भी ऊपर सीक्वेंस पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है? तो पता चलेगा कि कौन सा यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड है, कौन सा को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या है, व्हिच इज दिस अमाइनो एसिड एंड ऑल। हो गया बेसिकली। और फिर से अगर उसे फिर से क्लिक कर देंगे तो वो फिर से हट जाएगा। ओके सर, ये जूम इन जूम आउट कैसे होगा? ये तो राइट माउस पे राइट बटन पे क्लिक करो और फिर माउस को आगे ऊपर नीचे करो।
राइट क्लिक करने के बाद तो इसमें कुछ ऑप्शन वगैरह आ रहा है, ड्रैग हाँ ऑब्जेक्ट अरे फॉरवर्ड राइट, मोड। तुम राइट क्लिक एंड होल्ड, राइट क्लिक नहीं, राइट क्लिक एंड होल्ड, तुम्हें होल्ड करके रखना होगा। अच्छा यस सर, हो रहा है, यस सर, ठीक है, यस अच्छा सर। अब देखो यहाँ पे अभी फिर से राइट साइड पे आप ऊपर आ जाओ। ऊपर देखो यहाँ पे कुछ चीजें ASHLC, ठीक है। हाँ तो पहली बात है क्या है एस क्या है, एस स्टैंड्स फॉर शो, ठीक है। शो मतलब क्या है, यहाँ पे शो, अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, लेट मी हाइड एवरीथिंग, पहले अब देखो कुछ नहीं है, तो एस मतलब शो, एच मतलब हाइड। एस और एच का काम क्या है, ऑल्टरनेटिव एंटागोनिस्टिक काम है। एस जो करता है एच उसका उल्टा करता है, ठीक है, उल्टा करते हैं, यस तो सर। पहला बात क्या है, पहले देखो मैं एस पे क्लिक किया, तो दिस इज एक्चुअली हाउ यू वांट टू विजुअलाइज योर प्रोटीन। फर्स्ट सपोज आई वांट टू विजुअलाइज द लाइंस मेथड। लाइंस मतलब देखो पहले जैसा मेरा प्रोटीन था, यहाँ पे तुम्हें कुछ साइड चेन दिख रहा है प्रोटीन का, हाँ दिख रहा है, प्रोटीन का साइड चेन नो, नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं साइड चेन सर, नहीं है, बस तो नहीं बैकबोन है, सर, ये तो प्रोटीन का बैकबोन है, हाँ साइड चेन नहीं दिख रहा। साइड चेन कैसे देखें, तो एस पे जाके क्लिक करके लाइन पे क्लिक करेंगे, तो लाइन पे क्लिक करने से देखो सारे साइड चेन अब आ जाएंगे। अच्छा गो टू एस, एस पे जाके राइट क्लिक वहां पे करो, तो देखो सारा तुम्हारा यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, उसके बाद अब ये लाइंस आने से सुविधा क्या होगा, सुविधा यही है कि यहाँ पे तुम अब पूरे साइड चेन को विजुअलाइज कर सकते हो, कि कौन सा साइड चेन क्या है, कौन सा साइड चेन आउटसाइड प्रोट्रूड कर रहा है, कौन सा इनसाइड प्रोट्रूड कर रहा है, ऑल यू कैन सी एंड विजुअलाइज। बट दिस एक्चुअली मेक्स द होल पिक्चर बिट कम्फर्टसम, है ना, मतलब समझ में नहीं आता है और बहुत पतला है। और इसके नीचे लाइंस के नीचे ही देखो और एक ऑप्शन है स्टिक्स। इससे क्या होता है, थोड़ा सा थिक स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ पे स्टिक्स हो गया, मतलब स्टिक्स मतलब और थोड़ा मोटा लाइन, लाइन से मोटा, ठीक है, जैसे कि मार्कर पेन से करते। पर ये बात है कि देखो स्टिक्स करने के बाद स्ट्रक्चर समझ में आ रही है उतना, स्ट्रक्चर तो समझ में आ रही है, हाँ ये भी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है सर। हाँ काफी कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रक्चर और भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो Yes, जनरली हम इसे क्या करते हैं, ऐसा हम स्टिक्स पे रखते नहीं है। कब रखते हैं हम लोग, अब देखो तुम फिर से हाई एच पे जाओ, एच पे जाकर स्टिक्स पे क्लिक करो तो देखो स्टिक्स हाइड हो जाएगा, एच पे जाके फिर से लाइन पे क्लिक करो तो लाइन हाइड पे हो जाएगा। तो ये हम कब करते हैं, सपोज आई वांट टू विजुअलाइज 2 और 3 सॉफ्ट, मतलब मुझे 2-3 अमीनो एसिड देखना है, सपोज ये 3 अमीनो एसिड देखना है, ठीक है। देखो ये तीनों अमीनो एसिड में सिलेक्ट कर लिया ऊपर से, तो हाईलाइट हो गई। तो अब देखो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ गया SELE ब्रैकेट पे, तो ये क्या, ये है ओनली द ऑप्शंस दैट आई हैव सिलेक्टेड, सिलेक्टेड का शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पे मैं उस सिलेक्टेड के शॉर्ट फॉर्म पे मेरे स्क्रीन पे देखो ऑलवेज, ठीक है, यस सर, यस सर। वहां पे जाके मैं अब अगर स्टिक्स किया तो देखो बस जिसको मैं सिलेक्ट किया उसी का स्टिक्स फॉर्म आ रहा है, ठीक है, उसी का। मतलब सपोज मुझे अभी कोई प्रोटीन का कुछ इंपॉर्टेंट रेसिड्यू मुझे मिला, आई हैव टू मार्क इट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके मैं स्टिक्स कर दूंगा, तो दैट इज बेटर rather than finding the entire protein as sticks. Okay, very good. तो अब फिर से देखो नीचे फिर चलते हैं नीचे, और उसके बाद क्या ऑप्शन क्या है, रिबन्स। तो रिबन्स पे क्लिक करेंगे पहले, लेट मी हाइड कार्टून। ओके, रिबन्स पे क्लिक करेंगे तो देखो ऐसा आ जाएगा स्ट्रक्चर, ये है रिबन स्ट्रक्चर, दिस इज द रिबन स्ट्रक्चर। ओके, सो व्हाई इट इज यूज्ड, समटाइम इट इज यूज्ड, कभी कभार होता है कि लोग ऐसे रिबन्स पे दिखाते हैं जस्ट पब्लिकेशन सेक के लिए, जस्ट फॉर पब्लिकेशन सेक, ठीक है। पर द बेस्ट ऑप्शन टू विजुअलाइज अ प्रोटीन इज कार्टून। ओके, कार्टून से क्या होता है, सब चीज समझ में आती है, कौन सा बीटा शीट है, कौन सा हेलिक्स है, कौन सा लूप है, ये है वो है। पर इससे देख के क्या लग रहा है कि प्रोटीन का आर पार दिखाई दे रहा है, राइट? यस सर। प्रोटीन का आर पार, ओरिजिनली प्रोटीन का आर पार देख पाएंगे हम लोग? नहीं देख पाएंगे। तो ओरिजिनली हमारा बॉडी पे प्रोटीन को कैसे रखता है, अगेन गो टू एस एंड फिर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है सरफेस, तो सरफेस पे क्लिक करोगे तो ओरिजिनल प्रोटीन का सरफेस दिखाएगा। दिस इज द सरफेस ऑफ द प्रोटीन, दिस इज द सरफेस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा होता है, एंड दिस ग्रूव्स, यहाँ पे देखो जो ग्रूव्स दिखाई दे रहा है, these are the ligand binding site or the other protein binding site. Clear? क्योंकि ligand जो है वो आर पार भेद करके नहीं जाते हैं, वो ऐसी जगह पे बाइंड करते हैं, जैसे कि ये वाला ग्रुप जो है
इस ग्रुप पे देखो यहाँ पे आके बाइंड कर जाते हैं। और यहाँ पे बहुत तरह का कलर भी है, लाल है, नील है, ग्रीन है, राइट। व्हाट आर दीज? ब्लू स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स और नाइट्रोजन्स, रेड स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन एटम्स और आर द नेगेटिवली चार्ज्ड रीजियंस, ओके। एंड ग्रीन इज द बेसिक बैकग्राउंड, जैसे कि तुम्हारा कार्बन का है। और कुछ कुछ जगह पे येलो दिखेगा, जैसे कि दिस इज येलो। व्हाट इज दिस? दिस इज द सल्फर मॉलिक्यूल। अब कहाँ रहता है? सिस्टीन मॉलिक्यूल्स पे सल्फर रहती है, तो ये वही सल्फर को डिनोट करती है। सो दिस इज द सरफेस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग जब डॉकिंग करेंगे तो डॉकिंग स्ट्रक्चर पे सरफेस पे ही हम लोग देखेंगे कि कैसा डॉक हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, ओके। ओके सर, वेरी गुड। इसके अलावा भी 2-3 है, जैसे अब मैं सरफेस को हाइड कर देता हूँ। इसके अलावा भी 2-3 है, जैसे कि स्फीयर्स है, तो स्फीयर से कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ सब एटम्स गोल गोल दिखाई देगा। सो इट इज ऑफ नॉट मच यूज, आई डोंट यूज स्फीयर्स, ओके। अब पर एक बात है कि अगर मैं सरफेस कर दिया तो क्या मुझे सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है। तुम अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट देख पा रहे हो यहाँ पे? नहीं देख पा रहे हो, नहीं दिखाई देगा। तो क्या होता है? तो इसलिए और एक ऑप्शन है ऊपर, देखो सरफेस के ऊपर एक ऑप्शन है मैश, MESH। मैश पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा सरफेस और सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों को दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है। ये तुम्हें दोनों दिखाएगा। अगर तुम्हें दोनों को विजुअलाइज करना है कि सरफेस भी कैसा है, उसके नीचे का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, तो तुम ये ऐसा करके तुम देख पाओगे कि अच्छा ये है अल्फा हेलिकल का पार्ट, ये है तो ये वाला मेरा, अगर अच्छा ये डोमेन है मेरा लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, इसके नीचे क्या है, अच्छा ये तो बीटा शीट रीजन है, ऐसे तुम देख पाओ। क्लियर? क्लियर सर, वेरी गुड। तो दिस इज द एंटायर थिंग कि मॉलिक्यूल को देखना। अभी और भी चीजें हैं, क्या चीजें हैं? पहले क्या करना है, पहला अभी उसके बाद है, अब SH का हो गया। नेक्स्ट है L क्या है? L है लेवलिंग, जस्ट लेवलिंग। L पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो क्या है, रेसिड्यू। रेसिड्यू पे क्लिक करो तो क्या होगा, सब रेसिड्यू का मार्किंग हो जाएगा। देखो सारे रेसिड्यू का मार्किंग आ गया, सारे रेसिड्यू। अब कौन सा क्या, ऐसे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना कौन सा अमीनो एसिड क्या है ना है, तो लेवल पे जाके क्लियर करो तो वो आ जाएगा। तो पर ये तो 3 लेटर कोड है, तो क्लियर कर देता हूँ, फिर से करूँ और भी छोटा करना है तो देखो 1 लेटर कोड दे दिया, तो मतलब 1 लेटर कोड पे दिखाएगा। दिस इज मच मोर नीट एंड क्लीन एंड सिंपली इसे भी क्लियर। इसके अलावा तुम लेवल कर सकते हो चेन, दिस इज अ सिंगल चेन। देखो दो एक ही चेन है इसलिए दिखा रहा है कि चेन ए चेन बी है बस, नहीं तो चेन ए चेन बी 2 दिखा देता। इसके अलावा तुम एटम नेम से भी कर सकते हो कि कौन सा क्या एटम नेम है ये है, पर ऑब्वियसली दिस मेक्स द एंटायर थिंग रियली कम्बरसम, ओके। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ देखना भी है तो अगर देखो सिलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 5 कुछ कुछ जगह का सिलेक्ट कर लिया और फिर सिलेक्टेड जगह का एटम नेम देख लो तो ठीक है, सिलेक्टेड जगह का रेसिड्यू नेम देख लो तो ठीक है, ऐसे ही हम लोग मार्क कर लेते हैं, ओके। क्लियर? और भी एलिमेंट नेम है, रेसिड्यू नेम, 1 लेटर कोड, सब कुछ है। इसके अलावा 3 चीज है, एक है तुम्हारा बी फैक्टर। व्हाट इज बी फैक्टर? देखो बी फैक्टर दिखा रहा है। बी फैक्टर क्या है? बी फैक्टर मतलब कौन सा तुम्हारा मॉलिक्यूल कितना ज्यादा, कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज्यादा रिजिड है, हाँ नहीं, कितना ज्यादा हिलता है, फ्लेक्सिबल, कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब देखो ये अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बीटा शीट का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, राइट? तो यहाँ पे देखो मैं लेवल ही कर ही देता हूँ पूरा बी फैक्टर से। अब देखो मैं अगर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे चला गया तो यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल का क्या दिखा रहा है, 33 33 33 42, राइट? पर मैं अगर एकदम लूप पे चला गया तो लूप पे देखो कितना दिखा रहा है, 141 146 138, बहुत हाई। सो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर जहां पे है वो मॉलिक्यूल ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है, राइट? देखो अल्फा हेलिक्स का कम है, 26 39 ऐसा है, पर लूप रीजियन में और भी ज्यादा है, ओके। सो दिस इज द बी फैक्टर। अगर तुम्हें किसी चीज के, अगर तुम्हारा लाइगैंड बाइंडिंग जोन का बी फैक्टर बहुत हाई हुआ तो क्या होगा, वहां लाइगैंड ठीक से बाइंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट पार्ट इज गोइंग टू मूव अ लॉट। जैसे तुम्हारा हाथ, तुम अगर हाथ को बहुत ज्यादा घुमाओगे तो क्या मैं पकड़ सकता हूँ? नहीं सर, नहीं पकड़ पाऊंगा, राइट? वैसा ही चीज है। तो और उसके बाद लास्ट पे है कि सी, दैट इज द कलर पार्ट, कि कैसे कलर कर सकते हो। सर यू कैन सिंपली कलर इट बाय एलिमेंट। एलिमेंट पे देखो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे देखो सिर्फ सी
जैसे जैसा यहाँ पे जो लेटर जैसा कलर का दिया हुआ है वैसे लेटर वैसा कलर का होगा। मतलब जनरली हाइड्रोजन इज व्हाइट, नाइट्रोजन इज ब्लू, ऑक्सीजन इज रेड, सल्फर इज येलो, बट यू कैन चेंज द कार्बन कलर। कार्बन ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन हो सकती है, व्हाइट हो सकती है। ओके, यू कैन चेंज द कार्बन कलर और यू कैन सिंपली कलर इट बाय चेन। अगर 2 चेन रहा तो 2 चेन को डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 चेन बाय चेन कलर कर सकते हो। यहाँ पे बस एक ही चेन है तो होगा नहीं। और यू कैन कलर इट बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो देखो ये अगर मैं ऐसा कर दिया तो देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। जो हेलिक्स पार्ट है वो लाल हो गया, जो तुम्हारा अल्फा शीट है, बीटा शीट है वो अलग हो गया, और कॉइल्स का अलग हो गया। ठीक है, और भी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का तरह तरह का कलर है, जो कलर तुम्हें अच्छा लगे कर सकते हो। या फिर यू कैन गो थ्रू अ यूनिमोड कलर। देखो रेड का डिफरेंट शेड्स है, ग्रीन का डिफरेंट शेड्स है, ब्लू का डिफरेंट शेड्स है। जैसा कलर तुम्हें पसंद हो वैसे कलर तुम कर सकते हो अपने मन के। ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ हाउ टू ऑपरेट इन अ पाइमर। अब थोड़ा सा पर्टिकुलर चीज देखनी होगी। पर्टिकुलर चीज क्या है? सपोज मैं यहाँ पे देखो, मैं मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे लाइंस कर देता हूँ। ठीक है, एंड लेट मी कलर इट बाय एलिमेंट। कलर इट बाय एलिमेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं एलिमेंट पे कलर कर दिया। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन दिख रही है? व्हाइट नो सर, कुछ भी हाइड्रोजन दिख नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट? सो आई हैव टू ऐड हाइड्रोजन। कैसे ऐड करें? तो यहाँ पे देखो एक ए ऑप्शन है, इसके बगल में ए। ए ऑप्शन इज गोइंग टू डू एवरीथिंग। क्या कर सकते हैं? ए पे क्लिक करें तो एकदम नीचे आ जाओ। नीचे देखो एक ऑप्शन है हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन पे जाके देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड पे अगर मैं क्लिक किया तो सारे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तुम्हारे मॉलिक्यूल्स में। देखो अब आ गए सारे व्हाइट। यस सर, सब सारे व्हाइट आ गए, सारे हाइड्रोजन आ गए। पर और भी दूसरी तरह के हाइड्रोजन है। मतलब क्या गया? अब मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब देखो सारे हाइड्रोजन तो लगते नहीं है। कौन से हाइड्रोजन रियली वर्क्स एंड एक्चुअली पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग? द पोलर हाइड्रोजन। पोलर हाइड्रोजन से है जो मॉलिक्यूल के साथ या लाइगैंड के साथ बॉन्ड करते हैं। नॉट ओनली विद लाइगैंड, कोई भी प्रोटीन हो, कोई लाइगैंड हो, कोई न्यूक्लिक एसिड हो, कोई भी तरह की इंटरेक्शन या बॉन्डिंग करनी हो, हाइड्रोजन बॉन्ड करनी हो, तो ओनली द पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड पार्टिसिपेट्स इन द पर्टिकुलर थिंग, नॉट द नॉन पोलर बॉन्ड। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके हाइड्रोजन पे जाके यहाँ पे अगर सारे ऐड कर दिया तो सारे पोलर नॉन पोलर दोनों ऐड हो जाएंगे। यस सर। पर अगर मैं रिमूव कर लेता हूँ, पर यहाँ पे देखो जस्ट ऐड पोलर, तो यहाँ पे बस पोलर हाइड्रोजन ही ऐड होंगे। यहाँ पे देखो बस पोलर हाइड्रोजन से ऐड हुए हैं। That means the hydrogen only which are going to participate in a hydrogen bond or any interactions. Okay. Yes, Similarly, sir. if you have hydrogens and all, you can also remove the hydrogens, or you can simply remove the selective non-polar hydrogens too. Clear? Clear. जो मैं वहां पे सर्वर पे कर रहा था ना, add hydrogens, वही चीज यहीं पे भी कर सकते हैं, और मैं यहीं पे करता हूँ जनरली। इसके अलावा और एक चीज इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का, उसका है वो है वैक्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेशन। वो क्या है? ए पे जाओ, ए पे जाके देखो एक ऑप्शन है जनरेट। जनरेट यस सर है। हाँ है। उसके अंदर देखो एक ऑप्शन है वैक्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर है प्रोटीन कांटेक्ट पोटेंशियल। उसे क्लिक कर दो। उसे क्लिक करने से क्या होगा? ये तुम्हारा पूरा प्रोटीन का वैक्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल दिखाएगा। व्हाट इज वैक्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल? इट इज एक्चुअली द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ योर प्रोटीन। तुम्हारा प्रोटीन का कौन सा एरिया इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, which is highly electropositive, and this is given by a color code. The more the blue, the more electropositive it is. The more the red, more electronegative it is. तो सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल बनाई है और उस मॉलिक्यूल के पास वहां पे जनरली तुम्हारा ऑक्सीजन या फिर तुम्हारे और 2-3 तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड पे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव साइड पे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव साइड पे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव साइड पे। सो इफ माय ligand is actually electropositive ligand, then I obviously have to find a ligand binding site at the electropositive zone. Clear? क्लियर। तो मैं अगर यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूल को यहाँ पे बाइंड कराना चाहता हूँ, पर देखो यहाँ का ऑलरेडी इसका है इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है इस जोन का, तो अगर मैं यहाँ पे भी मॉलिक्यूल को भेजूंगा तो क्या होगा?
रिपल्शन हो जाएगा, राइट? Repulsion, उतना yes, हाई sir. एफिनिटी इंटरेक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा प्रोटीन जहां पे तुम बाइंड कराना चाहते हो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेट करके देखना होगा कि उसका पोटेंशियल क्या है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग लाइगैंड डिजाइन कर सकते हैं। व्हाइट वंस आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रीजियंस। ओके, क्लियर? अब देखो Yes. यहाँ पे कलर रेड थोड़ा सा लाइट है, इसका मतलब क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बट टू अ लेसर एक्सटेंट, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? Clear, sir. ओके, तो यह है तुम्हारा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स एंड ऑल। ओके, और एक बात है यहाँ पे कर सकता है, एंड द थिंग इज दैट पोलर कॉन्टैक्ट्स। अगर देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, राइट? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी ढूंढ सकते हैं। एक पे जाओ, एक पे जाके देखो एक ऑप्शन है फाइंड पोलर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है? नाउ उसके बाद विदिन सिलेक्शन दे दिया, मतलब क्या होगा? अब देखो ये हर जगह का पोलर कॉन्टैक्ट्स दिखाएगा, एंड द येलो डैशेस आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखो इसके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये कब लगता है? ये कब लगता है? जब तुम एक लाइगैंड को यहाँ पे भेजो, डॉकिंग करने के बाद हम जब एनालिसिस करेंगे तब हमें ये ज्यादा लगेगी, ठीक है, पोलर कॉन्टैक्ट ढूंढने के लिए। ओके, तो यू कैन सिंपली जूम इन जूम आउट और तुम्हें पता चल जाएगा कि अब तुम्हें लग सकता है कि ये एलिमेंट क्या है, यार ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा रेसिड्यू है। तो यू कैन सिंपली क्लिक दिस पर्टिकुलर रेसिड्यू और फिर एस पे क्लिक करो तो दिख जाएगा कौन सा है, ये कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है देखना होगा पहले, या फिर यहाँ पे आर पे दिखा रहा है, आर्जिनिन है। या फिर क्या कर सकते हैं, और सिंपली ये इस पॉइंट पे जाकर राइट क्लिक करो, तो राइट क्लिक करने से देखो ये दिखा देगा कि कौन सा रेसिड्यू है, आर्जिनिन 403 एंड दिस इज H05। ओके, ये है O5, आर्जिनिन 403 का O5 है। तो ये आर्जिनिन 403 किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ फॉर्म किया हुआ है? एस्पराजिन 405 के साथ। क्लियर? कोई भी एलिमेंट पे जाके, और अगर तुम वो कर नहीं पाओ तो सिंपली सिलेक्टेड, जैसे ये है 405, और अगर कर नहीं पाओ तो सिंपली सिलेक्टेड, इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट हाईलाइटेड। ठीक है, कौन सा है तुम आराम से सोच सकते हो। इसके अलावा और कुछ चीज कर सकते हैं, जैसे कि देखो अभी पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे जाओ, डिस्प्ले पे जाके देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकग्राउंड, सिंपली मैं व्हाइट कर दिया तो देखो पूरा बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। नाउ माय एंटायर बैकग्राउंड इज व्हाइट। अभी अगर मैं इसे कलर बाय एलिमेंट करके इसे ब्लू कर दूं तो मेरा सब बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, प्रॉपर दिखा रहा है। जनरली फॉर पब्लिकेशन यू हैव टू यूज व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये है बैकग्राउंड। इसके अलावा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। कैसा क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, लेट मी हाइड। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है, सॉरी हाँ देखो सेटिंग्स पे आना है। ठीक है, सेटिंग्स पे जाके देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कार्टून। कार्टून पे क्या है, फैंसी हेलिक्स। मैं अगर फैंसी हेलिक्स दे दूंगा, ठीक है, फैंसी हेलिक्स कर दिया। अब देखो हेलिक्स थोड़ा चेंज हो गया, फैंसी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, कार्टून पे जाके फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिलिंड्रिकल हेलिक्स। तो देखो हेलिक्स जो सिलिंड्रिकल दिखाएगा। ठीक है, जनरली सिलिंड्रिकल हेलिक्स कभी कभार तुम कैसे रिप्रेजेंट करो, क्या करो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके स्मूथ लूप्स, देखो लूप्स जो है या बिखरा हुआ है ना, तो स्मूथ लूप्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर और स्मूथ हो गया है कि नहीं। दिस लुक्स लाइक मोर, अच्छा लग रहा है ना देख के। यही है बात, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे या कभी फिर से कार्टून पे आओ, ये करो डिस्क्रीट कलर। अब देखो मैं डिस्क्रीट कलर कर दूंगा तो क्या होगा, नजदीक जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो और एक ऑप्शन है हाईलाइट कलर। देखो हाईलाइट कलर कर दिया तो क्या हो गया, अंदर का एक कलर, बाहर का एक कलर। देख पा रहे हो, ये अंदर का काला आ गया, बाहर का ब्लू। द पिक्चर लुक्स मोर बेटर, राइट। कहाँ चले गए हो, सुनाई दे रहा है शुभंकर? हाँ ठीक है, शायद कनेक्शन चला गया था सर। हाँ वही मैं रुका हुआ था। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हाईलाइट कलर। मैं अगर हाईलाइट कलर कर दूंगा तो क्या होता है, तो देखो अंदर का कलर ब्लैक आ गया। यस सर, हाईलाइट देखो ये ब्लैक आ गया, बाहर का ब्लू, और अच्छा लग रहा है। और अगर इस पिक्चर को तुम्हें सेव करना है तो क्या करना होगा, फाइल पे जाना है,
देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट इमेज एज, हाँ, सिंपली पीएनजी पे क्लिक करो, सेव पीएनजी इमेज एज, और जहां तुम्हें सेव करना है सेव करके फाइल नेम दे दो। तो सपोज अगर यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लिया सपोज, तो ये फाइल सेव हो जाएगी। कैसे सेव हो जाएगी, देखो यहाँ पे pic.png, तो पिक्चर आ गई। एंड नाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पिक्चर फॉर योर पब्लिकेशन, राइट। दिस इज कहीं भी तुम यूज कर सकते हो, और तुम मॉलिक्यूल भी सेव कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई मॉलिक्यूल का पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल को सेव करना है, सपोज आई नीड टू सिलेक्ट ओनली दिस पर्टिकुलर पार्ट, मुझे बस इतना ही पार्ट सेव करना है, बाकी का मुझे लगेगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जाके हाइड एवरीथिंग, सिलेक्ट तो है, सिलेक्टेड पे जाके मैं कार्टून कर दूंगा। इतना आ गया, देखो बाकी का दिख रहा है, बस इतना पोर्शन आ गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब जितना पोर्शन में सिलेक्ट किया था सिलेक्ट कर लिया पहले, देखो इतना ही सिलेक्ट कर लिया। फिर जाओ तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल, तो फिर मैं एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल पे जाके क्या करूंगा, सिलेक्टेड ACLE, ओनली द सिलेक्टेड पोर्शन। इससे फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके देता हूँ, पिक नाम देता हूँ, कोई भी पिक नाम देता हूँ, इसको मैं PDB फॉर्मेट पे सेव करूंगा और फिर सेव कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे सेव हो जाएगा, pic.pdb आ गया। तो इसे मैं खोलूंगा तो बस वो ट्रंकेटेड प्रोटीन ही मुझे दिखाई देगा, पूरा प्रोटीन नहीं, बस देखो ट्रंकेटेड प्रोटीन, देखा। बस जितना पार्ट मुझे सेव करना था उतना ही मैंने सेव कर लिया, पूरा प्रोटीन का पार्ट। अगर हिस्सा नहीं भी लगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? क्लियर सर। Very good. So this is how you use PyMol as a visualization tool, and not only that, you can use to add hydrogen bonds, find out the hydrogen bond contacts, और भी कुछ कर सकते हैं, बट वो बाद में दिखाएंगे डॉकिंग के बाद, ठीक है। यस सर। अदर अब तो विजुअलाइजेशन बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही, बाकी हम लोग डॉकिंग के बाद दिखाएंगे क्या क्या। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जो अब बोल रहा था, अब देखो सपोज ये जो प्रोटीन है, कोविड शो काटो, तो यहाँ पे देखो एक चीज में दिखा रहा था, अगर मैं यहाँ पे लाइंस दे देता हूँ तो कभी कभी मॉडल पे ना, इट्स अ स्ट्रक्चरली सॉल्व प्रोटीन तो ठीक है, पर कभी कभी मॉडल पे क्या हो जाता है, ये जो अमाइनो एसिड है तो ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सपोज दिस टू मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखो ये जो दो एटम है, अब ये दो एटम बहुत पास पास है, बहुत आसपास है, तो कभी कभी क्या होता है, ये दो एक साथ अपने आपस में क्या होता है, ये टकरा जाते हैं, ओके, दे इंटरैक्ट एंड दे क्लैश। अब क्लैश हो गया मतलब इज दैट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इज दैट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर? नो, क्योंकि नॉर्मली हमारे जनरली नेचुरली हमारे बॉडी पे क्लैश नहीं होती है, क्लैश नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैश हो रही है, तो क्या करेंगे, अब हमको मॉडल एनालिसिस करना होगा। अब हम जाते हैं मॉडल एनालिसिस पे, अब तुम्हें समझ में आएगा। तो अब हमें क्या देखना होगा, हमें पहले देखना होगा कि कोई क्लैश है या नहीं, ठीक है, मॉल प्रोबेबिलिटी, कोई क्लैश है या नहीं। और फिर क्या देखना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे, वैन डेर वाल कॉन्टैक्ट देखेंगे, जियोमेट्री इवैल्यूएट करेंगे, और प्रोटीन का रामाचंद्रन प्लॉट देखेंगे, रोटामार इवैल्यूएशन, ये जो भी है बाय डिफॉल्ट जो क्लिक रहता है हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है ना, सिंपली अगेन क्लिक ऑन दिस। इसके अलावा और भी कुछ है, देखो जैसे आरएनए मॉलिक्यूल, नॉट आरएनए, सो आई एम नॉट कंसीडरिंग अबाउट दैट, आरएनए नहीं है। और भी ऑप्शंस है जैसे कि मॉडल कलर्ड बाय बी फैक्टर्स एंड ऑल, तो बी फैक्टर तो मुझे यहीं से पता चल जाएगा, राइट, तो मुझे कलर करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट व्हाट वी वांट टू डू, सिंपली क्लिक ऑन रन प्रोग्राम टू परफॉर्म दिस एनालिसिस। अब ये एनालाइज कर रहा है स्ट्रक्चर को। अब देखो क्या क्या कर रहा है, ये बॉन्ड लेंथ एंड जियोमेट्री, एंगल जियोमेट्री एनालिसिस कर रही है। अब रामाचंद्रन प्लॉट एनालिसिस कर रही है, रोटामार एनालिसिस करेगी, फिर बीटा कार्बन डेविएशन एनालिसिस करेगी। तो लेट इट एनालाइज द एंटायर स्ट्रक्चर, और तुम्हें दिखाएगा कि क्या 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 हो रहा है। पूरा हो जाने दो। अब कहाँ हो, घर पे हो? ये आ गए, JNU पे आ गए? हाँ सर, JNU आ गए। अच्छा, काम चल रहा है? काम स्टार्ट नहीं हुआ है सर अभी। तो अभी क्या करते हो, पढ़ाई? अभी हाँ, पढ़ाई भी चल रहा है, सिनॉप्सिस लिखना है एक। ओके ओके ओके। बड़ा डर ही लग रहा है सर, सिनॉप्सिस में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव सर ने दिए हैं। तो एक तो पार्ट है आरएनए सीक एनालिसिस है, पूरा एक चिपसेक है। अच्छा, वही सिनॉप्सिस लिखनी है। चिपसेक के लिए फिर अलग से निकालना पड़ेगा शायद सीक्वेंस, है ना? हाँ हाँ हाँ। क्रिएट मल्टी क्राइटेरियन चार्ट।
ये आउटपुट है सर। ये आउटपुट आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, पहले दिखाएगा ऑल एटम कॉन्टैक्ट, फिर क्लैश कोर कुछ है या नहीं, तो दिखाएगा कि 6.6 द ग्रीन इंडिकेट्स इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, ठीक है, सब ठीक है। रेड इंडिकेट्स की यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्लैश कोर क्या है 6.66, जनरली मतलब ये 88%, मतलब ज्यादा क्लैश कोर कुछ है नहीं, ठीक है। व्हाट इज क्लैश कोर? इज द नंबर ऑफ सीरियस स्टेरिक ओवरलैप। स्टेरिक हिंडनेस जब हो जाता है दो एटम के बीच, उसे क्लैश कोर कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रोटीन जियोमेट्री एनालिसिस पर देखो, यहाँ पे क्या पुअर रोटामार्स, जनरली 0.3% अमाइनो एसिड शुड हैव और 0.3% ऑफ द रोटामार्स शुड बी पुअर जनरली, और यहाँ पे क्या है 2.38। तो जब अगर तुम्हें जब रॉबिटा में स्ट्रक्चर देगा, तुम चारों स्ट्रक्चर को यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पे एनालिसिस पे देखोगे जिसका जितना बेहतर दिखाएगा वो उतना बेहतर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या है फेवर्ड रोटामार्स, 83.33% ऑफ द रोटामार्स आर फेवर्ड। जनरली एकदम बेहतर स्ट्रक्चर में क्या होता है, मोर देन 98% होता है। क्लियर? फिर है रामाचंद्रन, फिर से चलेगा क्या है तो ओके। अब है रामाचंद्रन आउटलायर्स, मतलब कितना, ओनली देयर आर लेस देन देयर आर 2 एलिमेंट्स that are in the Ramachandran outlier. The goal is it should be less than 0.05. अच्छा, फेवर्ड में कितना है 183 रेसिड्यूज, दैट मींस 94.82 रेसिड्यूज आर इन द रामाचंद्रन फेवर्ड जोन, बट द गोल इज इट शुड बी मोर देन 98%, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और दिखाएगा रामाचंद्रन डिस्ट्रीब्यूशन, जी स्कोर, मॉल प्रोबेबिलिटी स्कोर, बीटा डेविएशन, ये सब तो ठीक है। बैड एंगल्स देखो है मेरा 3 है, 2161 में 3 है, बट ठीक है यार, चलो। तो हमेशा रेड मतलब खराब ये नहीं, 2161 में 3 बैड एंगल है मतलब इस ओके, ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट द मेन थिंग इज दिस कि रामाचंद्रन आउटलायर, रामाचंद्रन प्लॉट इज द मेन प्लॉट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने पूरा ये देख लिया रिजोल्यूशन, यहाँ पे जिसका जितना बेहतर दिखाएगा मॉलिक्यूल का वो स्ट्रक्चर उतना बेहतर है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि क्लैश हो रहा है, तो यहाँ पे देखो क्लैश लिस्ट, तो लेट्स क्लिक ऑन व्यू। अब ये दिखाएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड के बीच क्लैश है। तो 520 एलानिन एंड 521 प्रोलिन के बीच क्लैश दिखा रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड एंड जाके देखते हैं 520 एलानिन। तो 520 एलानिन कौन सा है मेरा, ये है 520 एलानिन, सॉरी ये है 520 एलानिन, और इन दोनों के बीच बोल रहा है कि क्लैश है। चलो इन दोनों मॉलिक्यूल कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे, हाँ देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये 2 मॉलिक्यूल दिखा रहा है ना कि सेम हो गया। देखो 2 मॉलिक्यूल अलग देख पा रहे हो, एक ही साथ दिखा रहा है, मतलब ये क्लैश हो रहा है, ये मॉलिक्यूल एक साथ एक में हो गया। तो हाँ ये तो क्लैश है ही। अब क्या करना होगा, इस मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर को एडिट करना होगा, ठीक है। एडिट करके या फिर नॉर्मल एक सिमुलेशन करेंगे थोड़ा सा, तो उससे ही ठीक हो जाता है जनरली, ठीक है। थोड़ा सा मिनिमाइजेशन रन करने से ही ठीक हो जाता है। तो हाँ ठीक ही दिखा रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्लैश है। इसके अलावा तुम्हारा इसके साथ भी देखो यहाँ पे सब है, एलानिन सी बीटा के साथ HD2, HB1 के साथ सीधे, हाँ ये तो हमने देख लिया। फिर 387 ल्यूसिन के साथ 389 एस्पर्ट जीन का, तो 387 एंड 389 फिर से जाके देखते हैं क्या क्या है। 387 का ये 386 है, ये 387 उसके साथ 389, ये वाला 389 कहाँ आ गया, देखो ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच दिखा रहा है क्लैश है। तो ढूंढना होगा कहाँ क्लैश है। तो जनरली यहाँ पे तो हम देख नहीं पा रहे कि क्लैश है, बट कहाँ क्लैश है दिखा रहा है, तो वो जाकर देखते हैं कि कहाँ क्लैश है दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि उसका कार्बन के साथ इसका हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का क्लैश तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन तो बहुत दूर दूर ही दिखाई दे रहा है। फिर भी इसका कार्बन देख लेते हैं, 386 का 387 के साथ इसका, तो पहले इसका कार्बन, मतलब इसका कार्बन तो ये है, इसके साथ इसका हाइड्रोजन का दिखा रहा है, हाँ इसके साथ इसका हाइड्रोजन का दिखा रहा है, ठीक है। वो मिनिमाइजेशन पे ये सब चला जाता है, ठीक है। वो तो समझ पा रहे हो ना, तो ठीक ठाक ही दिखा रहा है, एनालिसिस ठीक कर लेता है ये। उसके नीचे क्या है, मेन थिंग इज दिस वन, तुम्हारा ये रामचंद्रन प्लॉट आउट। रामचंद्रन प्लॉट बहुत बढ़िया है, स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा है तो डाउनलोड ही कर लेते हैं।
NGL पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, तुम्हें रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ाया था ना, yes याद sir. है क्या पढ़ाया था कि द मॉलिक्यूल शुड बी ना अलाउड रीजन, डिसअलाउड रीजन पे नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द अलाउड रीजन्स। ये जो बाहर देख रहे हो 386 लाइसिन, ये है तुम्हारा डिसअलाउड रीजन्स पे है, राइट, इसीलिए हाईलाइटेड हो गया। मतलब क्या, ठीक है, ये अब दो जनरली ग्लाइसिन एंड प्रोलिन आर प्रेजेंट इन द डिसअलाउड रीजन्स, होता है ग्लाइसिन प्रोलिन का होता है, पर लाइसिन रहना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे कुछ कुछ है, देखो जैसे कि अलाउड रीजन, मैं अलाउड रीजन्स को हाइड कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे दिखाएगा कौन सा अलाउड रीजन। मैं अगर अलाउड रीजन को हाइड कर लेता हूँ, पहले दिखाता हूँ, पहले तुम्हारा एक्सिस दिखाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा पॉइंट्स, ये सब तुम्हारा डेटा पॉइंट्स है, अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड। अगर तुम एक एक अमाइनो एसिड एक एक जगह पे आके पॉइंट आउट करो तो दिखाएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड है, ठीक है। अगली बार है फेवर्ड रीजन्स, these are the favored regions। तो फर्स्ट लेट मी सी द फेवर्ड रीजन। सो ये है फेवर्ड रीजन। तो देखो फेवर्ड रीजन के अंदर ही सब है, राइट, पर ये तीन है अनफेवर्ड रीजन्स पे बाहर है, बाकी सब देखो फेवर्ड रीजन्स के अंदर है। ये भी थोड़ा सा बाहर है, पर ये मैं तो कहा प्रोलिन और ग्लाइसिन बाहर रह सकता है, प्रोलिन ग्लाइसिन आर प्रेजेंट आउटसाइड। और इसके बाद ये है फेवर्ड रीजन। नेक्स्ट इज द अलाउड रीजन्स। अब अलाउड रीजन्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये सब अलाउड पे आ गया, ये अब यही सब बस एकदम बाहर है, ठीक है। ये सब ये मेजर एनालिसिस है। अब जितना एक मॉलिक्यूल का जितना प्लॉट रामाचंद्रन प्लॉट में जितना तुम्हारा अंदर होगा, फेवर्ड रीजन्स पे होगा, अलाउड रीजन्स पे होगा, उतना स्ट्रक्चर तुम्हारा बेहतर है, ठीक है, उतना बेहतर है। तो दिस इज द मेन थिंग, द रामाचंद्रन प्लॉट, एंड यू कैन सिंपली डाउनलोड दिस प्लॉट। अरे ये तो पीडीबी में डाउन, हाँ वही तो सोच रहा था, डाउनलोड, ओके। तो यहाँ पे देखो रामाचंद्रन पीडीएफ एक है ना, तो पीडीएफ पे व्यू करते हैं, डाउनलोड द पीडीएफ। तो यहाँ पे पीडीएफ में तुम्हारा हर कुछ दिखा देगा, देखो देखो तो 386 लाइसिन देखो ये बाहर दिखा रहा है। तो जो पहले दिखाएगा तुम्हारा मॉल प्रोबेबिलिटी स्कोर रामाचंद्रन का है, तो पहले दिखाएगा जनरल केस 386 लाइसिन देखो बाहर है, ठीक है ना, बाकी तो कुछ बाहर नहीं था 386, क्योंकि बाकी जो बाहर था वो तो अंदर आ गया है ना। yes sir. ये देखो ये तो अंदर आ गया, फेवर्ड रीजन्स के अंदर आ गया, तो वो बाहर है, ठीक है। आइसोल्यूसिन और वैलिन सब कुछ देखो अंदर है, ओके। फिर दिखा रहा है बस प्री प्रोलिन का, ये सब अंदर है। ग्लाइसिन देखो 526 ग्लाइसिन बाहर है, ये जो ग्लाइसिन था ना 526 यहाँ पे, ये देखो 526 ग्लाइसिन बाहर है, वो तो दिखा रहा है कि हाँ 526 ग्लाइसिन देखो बाहर है, और जो बाहर रहेगा उसको वो हाईलाइट कर देता है कि ये चीज बाहर है, ठीक है। उसके बाद देखो सिस प्रोलिन, ट्रांस प्रोलिन सब तुम्हारे अंदर है, तो वेरी गुड। इसके बाद टोटल दिखा रहा है 94.8% ऑफ द रेसिड्यूज आर इन फेवर्ड रीजन्स, 99% ऑफ ऑल रेसिड्यूज आर इन द अलाउड रीजन्स, ठीक है। देयर वर टू आउटलेट्स, 386 लाइसिन एंड 326 लाइसिन, क्लियर। प्लॉट मतलब तुम जो मॉलिक्यूल बनाए हो ये उसका समेशन प्लॉट है कि अच्छा कितना अच्छा बनाए हो, कितना अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट रामाचंद्रन डिस्ट्रीब्यूशन जी स्कोर एनालिसिस। तो जी स्कोर है, जी स्कोर दिखाता है यहाँ पे तुम्हारा हर मॉलिक्यूल का पूरा, अगर तुम्हें देखना होगा तो देखो ये पूरा प्रोसेस फाइल प्रोसेस करके जी स्कोर दिखाएगा, कैसे प्रोसेस हुआ ना हुआ, इसका कौन सा उसका XYZ कोऑर्डिनेट क्या है ना है, सब दिखाता है, ठीक है। तो टोटल जी स्कोर है, देखो इंटरप्रिटेशन क्या है, जनरली ग्रेटर देन 3 रहा तो वो क्या है, बैड है, ठीक है। yes sir. रामाचंद्रन जी स्कोर 2 से 3 के अंदर रहा तो सस्पिशियस है, और 2 से नीचे गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या हुआ स्कोर, तो यहाँ पे होल हेलिक्स का, होल शीट का, लूप का, सबका जी स्कोर दिखा रहा है, ठीक है। पूरा स्कोर कितना है 2.39, तब 2 से कम ही है, बेहतर है, ठीक है। ऐसा ही तुम सब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइल शुरू हुआ तुम्हारा प्रोजेक्ट का, और फिर यहाँ पे हेलिक्स का क्या स्कोर है, 6 हेलिक्स रीजन का -4.44, मतलब बहुत बढ़िया स्कोर, ठीक ही है। 2 से नीचे है, सब कुछ 2 से नीचे है, मतलब मेरा जी स्कोर कितना है, बढ़िया है, राइट। एवरीथिंग इज प्रॉपर, मतलब मेरा जो स्ट्रक्चर, और जनरली 1 2 3 4 अमाइनो एसिड अगर बाहर रहा, हमारा सपोज स्ट्रक्चर इज 200 अमाइनो एसिड लॉन्ग, वहां पे 1 2 3 4 बाहर रहा, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, पर हाँ नहीं रहा तो और भी अच्छा, ओके।
उसी तरह यहाँ पे तुम सारे स्कोर एनालिसिस से तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल का तुम्हारा कौन सा मॉडल का कैसा स्कोर रहता है। इसके अलावा रॉबेटा में भी थोड़ा सा दिखाता है, रॉबेटा में भी शो कर देते हैं कि तुम्हारा स्कोर कैसे एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा कैसा देखना पता है। पर रॉबेटा का तो अभी चल रहा है, मतलब या तो दिखाया नहीं एग्जाम्पल नहीं खोल रहा है, तो नेक्स्ट डे अगर खोला तो मैं देख दूंगा, ठीक है, तो मैं दिखा दूंगा ये वाला चीज कैसे करते हैं कैसा नहीं करता है। क्लियर? शुभंकर, सॉरी सर, कनेक्शन हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप समझ में आया? हाँ यस सर, क्या एनालिसिस कैसे करना होगा, कैसे नहीं करना होगा मॉडल का, ठीक। तो जनरली ये क्या करता है, रॉबेटा में तुम्हें 3-4 स्कोर दिखा देंगे, ठीक है। तो अब उसी स्कोर पे ऊपर बेस करके तुम्हें देखना होगा कि हाँ तुम्हारा ये स्कोर ठीक जा रहा है या नहीं, ठीक है। और जितना अच्छा रहेगा उतना बेहतर स्कोर ये दिखाएगा। ओके, तो रॉबेटा तो हो गया। अब और एक चीज है, वो है तुम्हारा आईटेजर सर्वर, ठीक है। आईटेजर ये भी एक सर्वर है प्रोटीन का, पर इसको चलाने के लिए एक चीज बहुत जरूरत है, वो क्या है, वो है तुम्हारा इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी। इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी के अगर नहीं है तो तुम ये चला नहीं सकते हो, बट दिस इज द बेस्ट। मतलब रॉबेटा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। जनरली वी यूज दिस एज अ मॉलिक्यूल, और देखने के लिए अच्छा है या नहीं। इंस्टीट्यूट आईडी के बारे में सर मैंने बात किया था। हाँ, इन लोगों ने बताया कि जो तेरा साइबर आईडी है ना, वही है इंस्टीट्यूट आईडी। इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी, इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी तो ना दिया इन लोगों ने, बोला कि जो साइबर आईडी है वही इंस्टीट्यूट आईडी है आपका। नहीं, इंस्टीट्यूट आईडी तो हो सकता है, तुम्हें इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। हाँ सर, वो इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी की जगह पर ही उन्होंने बताया कुछ पासवर्ड है और है। ओह अच्छा, तब तो ठीक है, तब तो वही यूज तुम कर सकते हो। ओके, so let's talk about this ITezer first. Okay, now this ITezer is actually another, as you can see the name suggests, iterative threading assembly refinement. It is actually an integrated platform for automated protein structure and function prediction. Okay, now they generally use, what is the advantage? Not only structure prediction, but they also predict the function of your protein. If you simply input a sequence, what it does sequence to structure and structure to function paradigm. And simply starting from an amino acid sequence, ITezer first generates the 3D atomic model from multiple threading alignment and iterative structure assembly simulation. And the function of the protein is then inferred by structurally matching the 3D model with other known proteins. And the output from a typical server run generally contains full-length secondary and tertiary structure prediction and functional annotations on the ligand binding site, enzyme commission number, gene ontology terms. ये सब बोल देते हैं तुम्हारा ligand क्या है, ligand binding site कौन सा होगा, gene ontology terms क्या होगा, ये सब बता देते हैं. And obviously they also give you an estimate of the accuracy of the prediction, and that is provided based on the confidence score of the model. Okay. तो जनरली इसका 4 स्टेज है, थ्रेडिंग, स्ट्रक्चर असेंबली, मॉडल सिलेक्शन, रिफाइनमेंट और स्ट्रक्चर बेस्ड फंक्शन एनालिसिस। तो होता क्या है, पहले तो एक पिक्चर दिखाओ। तो थ्रेडिंग, व्हाट इज थ्रेडिंग? द थ्रेडिंग actually refers to a bioinformatic procedure for identifying the template protein from solved structure database which have similar structure or similar structural motif as the query sequence. तुमने जो सीक्वेंस डाला है क्वेरी के लिए, वो क्वेरी सीक्वेंस के ऊपर बेस करके वो क्या करते हैं, मॉडल और टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज द थ्रेडिंग पार्ट। अब टेम्पलेट सिलेक्शन कैसे करते हैं? जनरली इट यूजेस द Sci BLAST 5 algorithm for template selection,
and it also identifies the protein based upon evolutionary relatives. तुम्हारा evolutionary relative कौन सा है, सबसे पास का क्या है, उसके ऊपर बेस करके वो होमोलॉग और होमोलॉग्स प्रोटीन ढूंढते रहते हैं, ठीक है. So once they identify this particular threading, and in this individual threading program, the template are ranked by a variety of sequence based and structure based scores, and the top template hits from each threading program are then selected for further consideration. और यही बात है कि यहाँ पे 7 तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स है बस टेम्पलेट सिलेक्ट करने के लिए, बस करेक्ट टेम्पलेट सिलेक्ट करने के लिए ये लोग 7 प्रोग्राम्स यूज करते हैं, 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स, और 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हिट देते हैं, द ग्रेटर हिट, द टॉप टेम्पलेट हिट्स, वही टॉप टेम्पलेट हिट्स को लेके ये स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं. ओके. Yes, sir. And along with it, they also judge the quality of the template alignment. जो अलाइन किया उसका टेम्पलेट अलाइन का ठीक ठाक से किया नहीं, वो भी ये लोग देख लेते हैं. And they judge it based on the statistical significance of the best threading alignment. That is the Z score. Okay. तो उसके बाद हो गया क्या, स्ट्रक्चरल असेंबली. इसके बाद स्ट्रक्चरल असेंबली पे चला जाता है. यहाँ पे मतलब पूरा ले लिया प्रोटीन, सब टेम्पलेट ले लिया, टेम्पलेट फ्रैगमेंट को एक साथ अलाइन कर लिया, इसके साथ इसका अलाइन हो गया, ये हो गया. अब वो स्ट्रक्चरल असेंबली पे चला जाता है. एंड दिस इज द सेकंड स्टेज. एंड एट दिस पर्टिकुलर स्टेज व्हाट दे डू इज द कंटीन्यूअस फ्रैगमेंट इन दिस थ्रेडिंग अलाइनमेंट, दे आर एक्सरसाइज्ड फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रक्चर. जितना रीजन अलाइन हुआ बस उतना ही रीजन लेते हैं, बाकी को वो लोग छोड़ देते हैं, ठीक है. And they are used to assemble the structural conformation of the section that are aligned well. और जिसका unaligned regions था, generally loops और tails region are the unaligned regions, क्योंकि उसका तो कोई proper structure नहीं होता है, right? और उसको they build those structure by ab initio modeling. ठीक है. And obviously to improve the efficiency of the conformational search, the ITSR also adopts a reduced model to represent the protein chain, with each residue described by C alpha atom and the side chain center of mass. Okay. तो ये लोग यहाँ पे करते पूरा स्ट्रक्चरल असेंबली बना लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर के साथ किसका असेंबली बनेगा, कौन से प्रोटीन के साथ कौन सा होगा. उसका असेंबली के बाद उसका एक्यूरेसी करते हैं, फिर उसको क्लस्टरिंग कर लेते हैं, टोटल फुल्ली क्लस्टरिंग करते हैं. क्लस्टरिंग मतलब अलाइन करने के बाद ये लोग देख लेते कि डिफरेंट क्लस्टर हो गया, और किस क्लस्टरिंग सेंट्रॉइड को लेते हैं और उसका 3D कोऑर्डिनेट को एवरेज करते हैं, उसका स्ट्रक्चरल डिकॉयज बनाते हैं, ठीक है. और फिर उसको लेके वो लोग मॉडल सिलेक्शन पे चले जाते हैं. मॉडल सिलेक्शन यहाँ पे हो गया, क्लस्टर सेंट्रॉइड से वो लोग पता कर ले कि कौन सा क्लस्टर को लेंगे मॉडल करने के लिए, तो उसको फिर हो जाता है. फिर थर्ड स्टेज आ जाता है, वो क्या है, मॉडल सिलेक्शन एंड रिफाइनमेंट. वहां से ये लोग, अब देखो मेरा टोटल सपोज 10 मॉडल बन गया, तो अब 10 मॉडल में से बेस्ट मॉडल को वो लोग लेते हैं और उसको रिफाइन करते हैं. रिफाइन करते हैं मतलब उसे मिनिमाइज करते हैं. व्हाई? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लैशेस ये सब आ जाता है ना, तो ये लोग मॉडल को रिफाइन करते हैं ताकि वो क्लैश मैश ये सब चला जाए. यस सर. वंस ये सारे क्लैश स्कोर, सारे तुम्हारे जो इंटरैक्टिंग एजेंसी जो हो गया, ये चला जाए, तब बेहतर स्ट्रक्चर बनता है. Now what they do is, in this third stage, the fragment assembly simulation is performed again, starting from the selected center clusteroid. And while the inherent ITSR potential remains unchanged in the second run, the external constraints are actually pulled from the Lomet threading program, and the PDB structures that are structurally closest to the cluster centroid, they are identified. अब तुम पूछ सकते हो कि ये सेकेंड टाइम क्यों हो रहा है, एक बात तो हो ही गया, फिर से ये लोग क्यों मैच करते हैं? Because the purpose of the second iteration is to simply remove the steric clashes as well as to refine the global topology of the cluster centroid. Now, along with, they also generate the decoys, and the decoys generated during the second round of simulations are clustered again, and the lowest energy structures are selected as input for this Ramo hydrogen bond
optimization. This is done by the Remo 65 program. Okay. And that generates the final structural model by building all atom models from the C alpha stresses. And after that, the final structure or the final stage is the structure based functional annotation, in which what they do, they try to decipher the structure of that particular protein. And in this last stage, the function of the query protein is inferred by structurally matching this predicted model against the protein of known structure and function in PDB. And for this purpose, 3 structure function libraries are actually constructed independently, and that is updated bi-weekly. हर 2 हफ्तों में उसे अपडेट किया जाता है. Okay. Now the structure analogs of the query protein in this gene ontology library are mainly matched based on the global topology using the Align 64 program. और उसके बाद they develop and provide the consensus program and also try to find out the frequency of the occurrence of these gene ontology terms and all. Okay. Yes, sir. और इसके बाद क्या हो गया, फाइनली द कवरेज ऑफ द स्ट्रक्चर अलाइन कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर एनालॉजी बनाते हैं, उसके बाद वोकैबुलरी ये सब बना के वो लोग फाइनल स्ट्रक्चर देते हैं. एंड वंस यू फाइंड द स्ट्रक्चर देन यू कैन सी एंड ट्रैक कितना अच्छा स्ट्रक्चर है. तो अब थोड़ा ये प्रोग्राम देख लेते हैं. पर इसके लिए जैसे कि कहा इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी लगती है. तो यहाँ पे क्या करना होता है, पहला तुम्हें पूरा फास्टा फॉर्मेट में प्रोटीन स्ट्रक्चर को मेल करना, मतलब यहाँ पे पेस्ट करना होगा. ठीक है, पूरा पेस्ट कर दो. फिर तुम्हारा ईमेल आईडी देना होगा, इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी. ये काम होने में कभी कभी टाइम लगती है. ठीक है, 2-3 दिन लग जाता है. तो काम होने के बाद ये लोग मेल पे बोल देते कि यार तुम्हारा काम हो गया, आके देख लो. ओके. और फिर पासवर्ड जब रजिस्टर करोगे ये लोग खुद अपने आप पासवर्ड दे देते हैं. तो पासवर्ड तुम यहाँ पे डाल सकते हो और प्रोटीन का नाम दे सकते हो, क्या प्रोटीन है या नहीं. एंड अपार्ट फ्रॉम इट दे आर, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली क्लिक ऑन रन. आईटी पर क्लिक करने से ये रन कर लेते हैं और ओरिजिनली प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं और तुम्हें एक रिजल्ट दे देते हैं. ठीक है. यस सर. और एक यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, जैसे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे कि ऑलरेडी डिफरेंट सर्वर से चाउ एंड फैट, जैसे रॉबेटा में था ना, कौन सा हेलिक्स है, कौन सा रैंडम कॉइल है, कौन सा बीटा शीट है. तो तुम यहाँ पे करके तुम ओरिजिनली तुमसे हेल्प भी कर सकते हो कि यार इसका ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये है, वो है. वैसे भी अपलोड कर सकते हो और ऐसे भी नहीं भी कर सकते. करने से बेहतर रहता है कि हाँ स्ट्रक्चर जो तुम बोलोगे. बट रिमेंबर, while you are giving upload your secondary structure, you have to be highly specific about it. मतलब तुम्हें श्योर होना होगा, क्योंकि ये तो तुम जो डालोगे वही ये कर देगा. पर अगर तुम सपोज तुम गलत कुछ डाल दिए तो गलत ही मॉडल बनेगा. राइट. ओके. और सेकंड यहाँ पे अगर तुम्हें पता है कि कोई स्ट्रक्चर तुम एक होमोलोगस प्रोटीन डाल रहे हो, पर तुम्हें पता है कि उसका स्ट्रक्चर इससे अलग है, देन यू कैन एक्सक्लूड द होमोलोगस टेम्पलेट. तो तुम्हें कट ऑफ सेट करना होगा, जैसे कि 60%, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल 60% से नीचे का होमोलॉग होगा तो नहीं लेंगे. ठीक है. और यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा व्हाट डज दिस मीन, ये इस प्रोग्राम से क्या होता है. ठीक है. इफ यू टाइप 60%, I will automatically exclude all template which have sequence identity greater than 60% to the query process. The minimum cutoff set is set at 25. ऐसा है, पढ़ लो तो पता चल जाएगा. ठीक है. यहाँ पे तक दिखा हुआ है. और फिर करो तो बस हो जाएगा. उसके बाद ये क्या करेगा, तुम्हें एक मेल भेजेगा. मेल में तुम्हारा पूरा रहता है कि क्या क्या रहता है. तो मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसा रहता है इसका मॉडल. रिजल्ट आउटकम है सर उसका. हाँ, रिजल्ट आउटकम दिखा देता हूँ कैसा होता है. एक जगह भेजेगा, तुम्हें उसे डाउनलोड करना होगा. मतलब ओरिजिनली तुम्हें काम करना, इस क्लास के बाद तुम्हें अपलोड कर देना. ठीक है. ठीक. तो नेक्स्ट दिन में वो तुम्हें दिखा पाऊंगा कि कौन सा होगा, कौन सा है, कैसा रहता है. अच्छा. मतलब सर्वर में कैसा दिखाएगा वो मैं दिखा दूंगा, और ओरिजिनली डाउनलोड भी कर सकते हो. वो मैं एक बार दिखा देता हूँ डाउनलोड वाला कैसा रहता है. सबका पीडीबी फॉर्मेट होता है. सब पूरा जो भी होगा पीडीबी फॉर्मेट में होता है. फिर उस स्ट्रक्चर को भी सर एनालिसिस करना होगा.
क्या केनल। हाँ ऑब्वियसली जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा वो एनालिसिस तो करना ही होगा, अच्छा पर इसका बात है कि ये ऑलरेडी रिफाइन करके तुम्हें स्ट्रक्चर देता है। इसका जो अच्छा। प्रॉपर्टी है ना, ये वाला ITeser इज द बेस्ट सर्वर, ओके, दिस इज दी बेस्ट। अच्छा इसके बाद रोबेटा वोबेटा आता है, पर यह है सबसे बेहतर। तो ये ऑलरेडी तुम्हारा स्ट्रक्चर थोड़ा मॉडल करके ही देते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सब दे देते हैं। अभी तो मिल नहीं रहा है कहाँ है, और एक बार देख अच्छा। लेता हूँ, एक मिनट। हाँ यही। अच्छा ये है तुम्हारा ऐसा एक जिप फाइल आएगा, तो उसे खोलोगे तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, ये पूरा तुम्हारा मॉडल दिखाते हैं, जैसे कि ये मॉडल 1, तो ये मॉडल 1 हो गया, ये एक प्रोटीन था ETS2, तो उसका ही मैंने बनाया था। और ये है मॉडल 1 का तुम्हारा, जो मॉडल 1 मतलब द बेस्ट मॉडल। ये तो खुद अलाइन करके देते हैं ना, तो 4 मॉडल देते हैं ना, मॉडल 1 इज द बेस्ट मॉडल अकॉर्डिंग टू देम, बट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट यू हैव टू जज, ओके। पाइमॉल में ओपन होगा सर ये? हाँ पाइमॉल पे। और देखो यहाँ पे मॉडल 1 के बाद ये भी दिखा रहा है 2BK1A 2QQH, ये सब है ना, ये क्या है? ये सब है तुम्हारा जो टेम्पलेट है, तब इस टेम्पलेट, इन सारे टेम्पलेट को यूज करके ये मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है। तो तुम खुद से ये टेम्पलेट चेक करके देख सकते हो, हाँ टेम्पलेट अच्छा है या नहीं, ये सब भी तुम देख सकते हो। ये देखो मॉडल है, तो दिस इज, अब ये एक गलत मॉडल है, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर कभी ऐसा होता नहीं है, कोई भी प्रोटीन ऐसा निकला हुआ नहीं रहता है, ठीक है, फोल्डेड रहता है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये मॉडल खराब है, दिस इज अ बैड मॉडल, though this is the best model that they are showing, but this is a bad model, okay. So let's open all the 4 models together. तो यहाँ से मैं मॉडल खोल लेता हूँ, चारों मॉडल, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसा कर दिया। तो मॉडल 1 हो ही गया था, मॉडल 2, सॉरी 3, 4 क्या इसमें तो बीटा प्लेटेड पूरा सीधा सीधा दिखा दिया है सर। हाँ, तो वो ठीक मॉडल बना नहीं। तो देखो ये है मॉडल 1, मॉडल 2, तो ये मॉडल 1 है, 2 है, 3 है। तो देखते हैं पहले मॉडल 1 ये है, देखो ये मॉडल 1 है, ये मॉडल 2। तो मॉडल 1 और 2 में कोई सिमिलरिटी है? कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ओके। मॉडल 3 देखो अलग है, मॉडल 4 भी अलग। तो अब ये जज करके तुम्हें देखना होगा कि कौन सा मॉडल बेहतर है, कौन सा नहीं है। तो इसे देखने के लिए, अब मॉडल कितना अलग है देखने के लिए और एक तरीका है। वो क्या तरीका है? पहले मॉडल 1 को ओपन करना होता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर से जाओ, मॉडल 2 पे जाओ। सपोज मॉडल 2 खुला हुआ है, ठीक है, तो मॉडल 2 के ए पे जाओ, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है अलाइन, ठीक है। नाउ अलाइन टू मॉलिक्यूल, विच मॉलिक्यूल? सपोज आई वांट टू अलाइन विथ मॉडल 1, तो मैं मॉडल 1 के साथ अलाइन कर दिया। और ये लाइंस क्या है, येलो लाइंस, ये दिखा रहा है तुम्हारा ये अमाइनो एसिड अब यहाँ पे पहुंच गया, ये अमाइनो एसिड यहाँ पे पहुंच गया। अलाइन को हटा देता हूँ, 3 और 4 को हटाता हूँ, तो ये तुम्हारा कार्बन और सी अल्फा के साथ अलाइन करके ये दिखा रहा है। कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं देख पा रहे हो। तो मॉडल 3 को मैं अलाइन करता हूँ टू मॉडल 2। अब देखो 2 के साथ अलाइन किया तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये भी ठीक नहीं है, मतलब दोनों का ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब मॉडल 4 को भी मैं अलाइन करता हूँ मॉडल 2 के साथ। अब देखता हूँ कौन से 2 मॉडल ज्यादा बेहतर है। तो इनमें से ये दोनों को मैं भी कुछ भी थोड़ा सा तो कुछ है, पर फिर भी सिमिलरिटी कुछ एकदम ही है नहीं, क्योंकि मॉडल बहुत खराब बना था। तो जनरली ऐसे ही अलाइन करता है। जनरली अब प्रोटीन एज्यूम्स अ ग्लोब्यूलर शेप, ओके, जनरली। तो मॉडल 1 को मैं देख के ही मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कि दो दिस इज द बेस्ट मॉडल अकॉर्डिंग टू देम, बट स्टिल दिस इज द वर्स्ट मॉडल, ओके, ये मॉडल एकदम बेकार है। तो 2 फिर भी कुछ ठीक है, 3 भी ऑलमोस्ट, चलो हो सकता है कि 3 भी हो। तो देख के जनरली लगता है 2 या 4, ये दोनों ही बेहतर मॉडल लगता है, देख के लगता है। अब बाकी तो एनालिसिस करके ये सब करके देखना होगा, राइट? यस सर। और फिर यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे तो बाकी कुछ तो दिखाएगा नहीं, बट वहाँ पे सर्वर पे तुम्हें बाकी सब दिखा देते हैं कि उसका फंक्शन क्या है, इसी नंबर क्या है, ये सब क्या है, सब कुछ ओके। जैसे कि यहाँ पे पहले है तुम्हारा, देखो नॉर्मलाइज्ड बी फैक्टर,
मतलब तुम्हारा मॉडल का बी फैक्टर क्या है, कैसा है। तो जनरली इट इज अबव 1, तो कौन सा रेसिड्यू का कैसा है, तो बी फैक्टर दिखा रहा है। देखो हेलिक्स रीजन का बी फैक्टर, अब देखो यहाँ पे हेलिक्स का भी हाई दिखा रहा है ना, यहाँ भी हेलिक्स का लो है, तो ठीक है, हाँ हेलिक्स का थोड़ा लो दिखा रहा है, बट यहाँ पे देखो ये भी हेलिक्स का लो ही है, मतलब ठीक है ये दिखा रहा है। स्ट्रैंड जो है वो इस तरह का है, और कॉइल तो डॉट है, बाकी सब कॉइल्ड है। फिर है सी स्कोर, सी स्कोर मतलब तुम्हारा मॉडल का क्या स्कोर है। ओके, तो देखो पहले ये है कि जो मॉडल 1 है उसका सी स्कोर -1.26 है। द लोअर द सी स्कोर, और अकॉर्डिंग टू इट द सॉरी हायर द सी स्कोर द बेटर योर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे हाई तो 1.26 ही है, तो इसलिए इसको बेस्ट रखा गया है। एक्सपेरिमेंटल टीएम स्कोर भी इसका ये है, और इसका आरएमएसडी है 10.1। 10.1 आरएमएसडी मतलब बहुत हाई आरएमएसडी, ठीक है। और इसको डिकॉय करने के लिए क्या किया था, 600 डिकॉय बनाया गया था इसका, और क्लस्टर डेंसिटी है। तब टीएम स्कोर डिटेल में पढ़ना हो तो क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हो गया, टीएम स्कोर इज अ रिसेंटली प्रपोज्ड स्केल फॉर मेजरिंग द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन टू स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर में कितना सिमिलरिटी देखने के लिए टीएम स्कोर देखते हैं, ठीक है। अब फिर है कि ये क्लस्टर डेंसिटी क्या है, तो यहाँ पे देखो क्लस्टर डेंसिटी के बारे में लिखा हुआ है। कंटीन्यूअस फ्रैगमेंट और थ्रेडिंग अलाइनमेंट करके देते हैं, तो इससे जो मैंने कहा था वहां पे दिखा था ना कि एक क्लस्टर हो गया, तो उस क्लस्टर में से कौन सा क्लस्टर पे मेरा मॉलिक्यूल पड़ रहा है, ठीक है, उस क्लस्टर का। ये थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लो तो ये तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। यस सर। यही सब है, और इसके अलावा सर हाँ बताओ। क्वेरी मेरी, हाँ बताओ। ये जो 3D स्ट्रक्चर जो बनता है सर, हाँ इस पर एक्टिव डोमेन क्या पता किया जा सकता है, कैसे कौन सा डोमेन एक्टिव है इसका? हाँ, कौन सा डोमेन तुम्हारा लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, कौन सा तुम्हारा एक्टिव डोमेन मतलब क्या, मतलब कौन सा तुम्हारा मेजर जो प्रोटीन का काम करता है, ऐसा ना। हाँ, उसका कुछ पता किया जा सकता है। देयर आर, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ठीक है सर, वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा कि कैसे लाइगेंड बाइंडिंग, जैसे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, और अगर कुछ एंजाइम हुआ तो उसका सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं होगा, ये एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। तो अब तुम्हारा एक काम है, क्या काम है, एक मॉलिक्यूल ऐसे, एक प्रोटीन ऐसे ढूंढो जिसका स्ट्रक्चर कुछ है नहीं, ठीक है, और फिर उसका स्ट्रक्चर तुम रॉबेटा से सॉल्व करो। क्लियर, रॉबेटा से सॉल्व करो और आईटीजा से भी सॉल्व करो, एंड एनालाइज करो कि उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है मेजरली, ठीक है। ये है तुम्हारा काम, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, बस पढ़ने से नहीं होगा, तुम्हें करना होगा ये सब, ठीक है। तो ये दो करके कर लो, ये दो करके दिखाओ, तो फिर अगली प्रोटीन तो सब करीब प्रोटीन का तो स्ट्रक्चर डिटरमाइंड है सर ना, क्या प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर तो करीब प्रोटीन का डिटरमाइंड है ना सर। अरे सो यू हैव टू फाइंड अ प्रोटीन whose structure is not yet determined। अच्छा ओके, ढूंढना होगा। अरे आरसीएससी पीडीबी में जो भी है उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइंड है, और बहुत प्रोटीन है, अभी ऐसे बहुत प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर अभी तक डिटरमाइंड नहीं है, तो वो तुम्हें ढूंढना होगा, ठीक है तो तुम्हें वो प्रोटीन ढूंढना होगा कि कौन सा प्रोटीन जो है जिसका स्ट्रक्चर अभी तक ठीक बना नहीं है, उसको तुम ढूंढ के लाओ, ढूंढ के देखो, तब पता चलेगा। क्योंकि अगर सॉल्व स्ट्रक्चर है तो मैं रॉबेटा से क्यों मैं सॉल्व करूं 3D स्ट्रक्चर, सॉल्व नहीं हुआ तभी ना करना पड़ेगा ना। तो करो, एक ऐसा प्रोटीन ढूंढ लो जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन हो पर स्ट्रक्चर सॉल्व नहीं है, ठीक है। फिर उसको कैसे करोगे, पहले रॉबेटा में सॉल्व करो, फिर आईटीजर में सॉल्व करो, और फिर देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और फिर एनालाइज, और ये भी है फिर मॉल प्रोबेबिलिटी में जाके भी एनालाइज करो कि कौन सा तुम्हारा बेहतर स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो तो 4 मॉडल दिखाएगा ना, तो 4 में से बेटर कौन सा है। बस देखो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 1 2 3 मॉडल देख के कह सकता हूँ कि अच्छा मुझे लग रहा है कि यही होगा, बट आई हैव टू हैव सम साइंटिफिक एबिलिटी। पहले तो मुझे भी पता नहीं था, अब करते करते मुझे वो आ गया, तो पहले तुम्हें भी मॉल प्रोबेबिलिटी जाके देखना होगा, क्योंकि अब मैं भी अगर बता दूं कि ये बेहतर है, कोई मेरा बात मानेगा नहीं, मुझे भी सॉल्व करके ही देखना होगा, ठीक है, कि हाँ ये बेहतर है। जैसे कि मैंने 1 नंबर मॉडल को मैं देख के पता बोल दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रोटीन ऐसा होता नहीं, तो वैसे ही बट तुम्हें तो सॉल्व करना, मॉल प्रोबेबिलिटी आके तुम्हें देखना होगा कि कौन सा खराब है कौन सा नहीं है,
और Yes, sir. हमेशा ऐसा नहीं कि जो ये बेस्ट कहेगा वो ही बेस्ट होगा, क्योंकि दीज आर ऑल मॉडल्ड, और मॉडलिंग और ह्यूमन मैनुअल, इसमें तो बहुत डिफरेंस तो है ही, है ना? क्लियर? Clear, sir. तो ये तो कर दो। फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो प्रोटीन मिल गया एनालिसिस, अब इसका लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन क्या होगा वो एनालिसिस करेंगे, ठीक है? ठीक क्योंकि उसका ठीक है, sir. लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन मिल गया तो क्या करेंगे, हम उसको फिर से डॉकिंग करेंगे। Yes, Clear? sir. ओके, Clear, sir. ठीक है, ठीक है, sir. ओके, प्रणाम, sir. एकदम एकदम कोई बात नहीं। चलो बाय। Thank you. Yes, yours. Thank you, sir. Bye bye.